हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक नंबर शानदार। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आज हम लोग क्या करने वाले हैं। यस, हम लोग आज करने वाले हैं ओवरहेड्स चैप्टर का रिवीजन। और एक कॉस्टिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको लेके बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस चैप्टर का रिवीजन सर आप ज़रूर कराइएगा। मैं ओवरहेड चैप्टर का जो रिवीजन है वो आज डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो नोट्स हैं ये भी आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में से इन नोट्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले मैं इस चैप्टर की खास बात बताऊं तो 4 to 8 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका। कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 8 नंबर का भी आता है। इसके साथ साथ एक चैप्टर और है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसका रिवीजन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आपको मेरे चैनल पे उसका रिवीजन भी मिल जाएगा। मैंने ओवरहेड चैप्टर के अंदर क्या किया है, टोटल 30 पेज के रिवीजन नोट्स है जिसके अंदर 10 या 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। बच्चों का ऐसा बोलना था कि सर कुछ ऐसा भी बता दो कि एग्जाम के एक दिन पहले हम कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से कर सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं, एग्जाम्पल्स, उन सबको मैंने डालने की कोशिश की है। तो ऐसे करके ओवरऑल वी हैव 10 to 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन दिस नोट्स एज वेल एज अ लॉट ऑफ कंसेप्ट जिसको मैंने अपनी हैंड रिटन प्रॉपर हैंड राइटिंग नोट्स में आपको इसको देने की कोशिश की है। ठीक है, तो स्टार्ट करें रिवीजन, मजा आएगा। ओवरहेड चैप्टर का रिवीजन हम चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबको एक चीज पता होगी, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। जब भी हम ओवरहेड्स का कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है ओवरहेड्स के अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट का, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि साहब जो भी खर्चा है उसको हम डिपार्टमेंट वाइज बांट दें। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले क्या किया है, ओवरहेड का अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में एक एग्जाम्पल ले लिया है रेंट। उस रेंट को हम हमारे सारे डिपार्टमेंट में बांट देंगे। अगर आपको याद हो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, एक होते हैं मेन डिपार्टमेंट और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम हमारे सारे खर्चों को पहले मेन और सर्विस डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट। इसके बाद जब वो खर्चे सर्विस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, मेन डिपार्टमेंट में भी चले जाते हैं, तो सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चों को वापस मेन डिपार्टमेंट को भेजता है। वो जिस रेशो में सर्विसेज दे रहा है उस रेशो में वो अपने सारे के सारे खर्चे वापस मेन डिपार्टमेंट में भेजता है। उसको हमने क्या नाम दिया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, उसको रीअपॉर्शनमेंट ओवरहेड्स भी बोलते हैं। इसके बाद जब ओवरहेड्स मेन डिपार्टमेंट में आ गए तो हम एक ओवरहेड रेट निकालते हैं, बिकॉज सबको ये चीज़ पता होगा कि हमें ओवरहेड की रिकवरी रेट की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ओवरहेड की रिकवरी रेट से ही हम हमारे प्रोडक्शन से ओवरहेड्स चार्ज कर सकते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ओवरहेड्स, वी नीड ए बजटेड ओवरहेड रेट। और उसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला था, जो भी ओवरहेड है उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग बेस से। मैंने बताया भी था एग्जाम्पल में बेस क्या क्या हो सकते हैं, लेबर आर, मशीन आर, मटेरियल, आगे जाके कवर हो जाएगा और कौन कौन से बेस हो सकते हैं। तो पहली स्टेप कौन सी हो जाती है ओवरहेड चैप्टर के अंदर, अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट। दूसरी स्टेप आ जाती है रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीअपॉर्शनमेंट। तीसरी स्टेप आती है कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट, जिसमें हम बस्टेड ओवरहेड को बस्टेड आर्स या बस्टेड मशीन आर्स या बस्टेड जो भी हमारे पास बेस है उससे डिवाइड करके ओवरहेड रेट निकालते हैं। चौथा स्टेप होता है ओवरहेड को प्रोडक्ट से चार्ज करने का, जिसको हम नाम देते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन या ओवरहेड की रिकवरी। क्या बोलते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन या ओवरहेड की रिकवरी। उसके अंदर हम हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के ओवरहेड है, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड है, तो अगर डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड के लिए अगर लेबर आर को बेस बनाया है तो हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जॉब या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने कितने लेबर आर का यूज किया है। जितने लेबर आर का यूज किया है इनटू जो रेट चल रही है वो, जैसे मान लो उस जॉब में 5 लेबर आर लगे और एक लेबर आर का रेट 20 रुपए है, तो 5 × 20 100 रुपए के ओवरहेड हम इस प्रोडक्ट से डिपार्टमेंट 1 के नाम से चार्ज कर लेंगे। तो डिपार्टमेंट 1 क्या करेगा, डिपार्टमेंट 1 अपने 100 रुपए के ओवरहेड्स लेबर आर के बेसिस पे भेज रहा है। मान लीजिए डिपार्टमेंट 2 का बेसिस अगर मशीन आर है, तो ये देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में कितने मशीन आर यूज हुए हैं, इनटू ओवरहेड रेट पर मशीन आर करके हम कितना इस प्रोडक्ट में ओवरहेड चार्ज करना है वो भी निकाल लेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओवरहेड रिकवरी, मैंने लिख भी दिया है। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल बेस जो भी यूज हुआ है, चाहे वो एक्चुअल लेबर आर हो चाहे वो एक्चुअल मशीन आर हो, इनटू ओवरहेड रेट, ये हम यूज करते हैं फॉर्मूला फॉर द पर्पज ऑफ ओवरहेड रिकवरी। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करें तो
जब ओवरहेड रिकवरी हो जाती है तो फिर आती है अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी, जिसमें हम ये देखते हैं कि साहब हमने रिकवरी प्रॉपर की है या नहीं की है। और आखिरी स्टेप आती है कि साहब इस अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का करना क्या है, कैसे इस अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को हम आगे ट्रीट करेंगे, कैसे उसका अकाउंट्स में ट्रीटमेंट होगा, वो चीज़ भी हम इस चैप्टर के अंदर समझते हैं। तो क्या क्या स्टेप हो गई साहब हमारे पूरे ओवरहेड चैप्टर के अंदर? अलोकेशन अपॉर्चनमेंट, दूसरा हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा हो गया है साहब ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना, चौथा है ओवरहेड की रिकवरी जिसको हम ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, पांचवा होता है अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कैलकुलेट करना, और छठा स्टेप होता है ओवरहेड रिकवरी का ट्रीटमेंट कि साहब अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कहाँ पे हम चार्ज करेंगे, कहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे, ये चीज़ भी हम इस पूरे चैप्टर के अंदर सीखते हैं। बहुत बढ़िया। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे देखो पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी है, जो स्टेप्स मैंने आपको बताई उसी को मैंने प्रॉपरली लिख भी दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला है ओवरहेड अलोकेशन। हाँ, अब एक और चीज़ है, अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में भी फ़र्क होता है। अगर आपको मालूम हो तो अलोकेशन मतलब जिस डिपार्टमेंट का ओवरहेड है सिर्फ उसी से चार्ज किया जा रहा है, सारे डिपार्टमेंट में बांटा नहीं जा रहा है, इसको बोलते हैं अलोकेशन। दूसरा होता है अपॉर्शनमेंट जिसके अंदर हम कॉमन ओवरहेड जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उनको अलग अलग रेशियो में, जैसे एरिया हो गया, हॉर्स पावर हो गया, उस रेशियो में अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं। तीसरा होता है ओवरहेड का रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड मेन डिपार्टमेंट में लाते हैं। चौथा होता है ओवरहेड रिकवरी रेट जिसमें हम बजटेड ओवरहेड को बेस से डिवाइड करते हैं। पांचवा होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट से ओवरहेड को चार्ज करते हैं। छठा होता है अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने रिकवरी प्रॉपर की या नहीं की, उसका फॉर्मूला होता है ओवरहेड रिकवर्ड माइनस ओवरहेड इनकर्ड, कितने हम प्रोडक्ट से ले पाए और कितने टोटल हमारी जेब से एक्चुअल खर्चे लग गए, इन दोनों का डिफरेंस आएगा अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। और फाइनली ट्रीटमेंट क्या होगा अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का, वो भी समझना पड़ेगा, जिसके हम देखेंगे कि साहब क्या इसको P&L में चार्ज करें या फिर इसको प्रोडक्ट कॉस्ट में भेजा जाए, प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, ये ट्रीटमेंट भी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का हमको समझना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर करनी है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, MHR मशीन आर रेट, वो भी हमारे इस ओवरहेड चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, उसके भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो ये मुद्दे पे आ जाते हैं। पहला स्टेप हमारा चालू होता है। अब आपको इतनी बार मैंने स्टेप्स रिवाइज करा दी तो आपको ये तो याद हो गया होगा क्या क्या हमको ओवरहेड चैप्टर के अंदर करना है। तो हमारी जो सबसे पहली स्टेप आती है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड अलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट। अब इस ओवरहेड अलोकेशन अपॉर्चनमेंट के अंदर होता क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। अलोकेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि साहब जिस डिपार्टमेंट के ओवरहेड है उसी में बांटने, मतलब बटे हुए हैं, आपको डिपार्टमेंट वाइज कॉमन खर्चों को बांटने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ मेन काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि जब क्वेश्चन के अंदर आपको अलोकेशन को लेके डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल दिया जाए तो यहाँ बहुत काम की बात है जो ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे क्रॉस देख सकते हैं, कहाँ पे, मेन डिपार्टमेंट के अंदर। आपको थोड़ा थोड़ा याद आने लगा होगा, क्या याद आ रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट अगर क्वेश्चन में लिखी हुई, डायरेक्ट वेजेस अगर ओवरहेड चैप्टर में है, डायरेक्ट मटेरियल अगर ओवरहेड चैप्टर के अंदर है, तो हम मेन डिपार्टमेंट में कभी भी उसे ओवरहेड स्टेटमेंट में नहीं लेते। और इसका जो रीज़न मैंने आपको बताया था वो ये है कि साहब ये बेसिकली आपकी प्राइम कॉस्ट है। मेन डिपार्टमेंट में लगने वाले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस आपकी प्राइम कॉस्ट है, वो आपके ओवरहेड्स नहीं हैं। और हम प्राइम कॉस्ट को रिकवरी रेट से चार्ज नहीं करते हैं, वो आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होती है। तो हमें नॉन आइडेंटिफाइबल कॉस्ट चाहिए, हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट चाहिए, हमें ओवरहेड्स चाहिए। तो हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को मेन डिपार्टमेंट में नहीं लेंगे। लेकिन अगेन आप देख सकते हो इनको सर्विस डिपार्टमेंट में लिया जाता है। अब आप बोलोगे साहब ऐसा क्यों, सर्विस डिपार्टमेंट में इसलिए लेते हैं क्योंकि जो डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, जो डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहा है, जो डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट तरह का डिपार्टमेंट है, वहां लगने वाली कोई भी कॉस्ट डायरेक्ट नहीं हो सकती, चाहे वो क्वेश्चन में डायरेक्ट नाम से ही क्यों ना लिखी गई हो। वो कॉस्ट आइडेंटिफाइबल हो ही नहीं सकती, बिकॉज वो कॉस्ट ऐसे डिपार्टमेंट में लगी है जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग करना है ही नहीं, इसका काम ही सर्विस देना है। इसका मतलब ये बात क्लियर कट समझ में आ जाती है साहब कि अगर डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड स्टेटमेंट में लेने तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लेने, मेन डिपार्टमेंट के नहीं लेने। ये इंपॉर्टेंट बात आपको अलोकेशन के अंदर ध्यान रखनी है। मैंने नीचे नोट के अंदर ये पूरी बात लिख भी दी है, आपको नोट दिख रहा होगा, इसके अंदर ये पूरी बात लिखी हुई भी है।
तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ये नोट्स डाउनलोड करने हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर और बस पढ़ते जाना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अलोकेशन का मेन पॉइंट समझ में आ गया, चलते हैं सेकंड, अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट मतलब हम कॉमन खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज बांट रहे हैं। तो अब सवाल आता है सर कैसे बांटेंगे। ये मॉड्यूल के अंदर सारे बेसिस दिए हैं, मैं इन्हीं को यहाँ पे रखा है ताकि हम मॉड्यूल से अलग ना जाए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मॉड्यूल के ही सारे बेसिस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जैसे रेंट, लाइटिंग, फायर प्रिकॉशनिंग, एयर कंडीशनिंग के लिए हम जनरली फ्लोर एरिया लेते हैं। लाइटिंग के लिए लाइटिंग पॉइंट्स भी लिया जाता है, वो नीचे भी लिख दिया है। पहला प्रेफरेंस लाइटिंग पॉइंट्स का ही होता है। अगर लाइटिंग पॉइंट्स अवेलेबल ना हो तो हम एरिया पे जाते हैं, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में क्या क्या बढ़ता है, वर्कर्स के परक्विजिट्स, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग, वर्कर्स के आने जाने की एक्सपेंसेस, उसकी रिकॉर्डिंग के एक्सपेंसेस, पर्सनल ऑफिस और सुपरविजन, इन सब खर्चों को हम नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में बांटेंगे। डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में क्या क्या बटेगा, कंपनसेशन, हॉलीडे पे, ईएसआई, पीएफ और परक्विजिट्स। मैं आपको इसमें एक और ऐड करवा देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर भी अगर क्वेश्चन के अंदर अलग अपॉर्शनमेंट करने को आ जाए तो इनडायरेक्ट लेबर को भी हम डायरेक्ट लेबर के रेशियो में ही बांटते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटेंगे। अगला है जनरल, इसको मैंने मार्क किया है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जनरल ओवरहेड्स को कैसे बांटें, एक्चुअली इसको लेबर आर, डायरेक्ट वेजेस या मशीन आर के रेशियो में बांटना चाहिए। अगर जो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चले, अगर मेन प्रेफरेंस मशीन्स को दिया गया है, जैसे अगर मान लो ओवरहेड रेट के लिए नीचे बेस मशीन आर यूज कर रहे हो, मतलब वो मशीन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, तो फिर मैं बोलूँगा साहब मशीन आर को बेस बनाओ। अदरवाइज डायरेक्ट वेजेस को बेस बनाया जा सकता है। मॉड्यूल ने दो मेजर लिए हैं, इधर मशीन आर और डायरेक्ट वेजेस, ये ध्यान रखना। कैपिटल वैल्यूज ऑफ असेट्स के रेशियो में क्या क्या खर्चे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। लेकिन मैं आपको बता दूं एक मजेदार क्वेश्चन है, इवन हमारे रिवीजन नोट्स के अंदर भी आगे जाके मिलेगा, जहाँ पे इंश्योरेंस को भी डेप्रिसिएशन के रेशियो में बांटा है। डेप्रिसिएशन बटा हुआ था, मशीन की वैल्यू नहीं दी थी, तो सब हमने इंश्योरेंस को भी डेप्रिसिएशन के रेशियो में बांट दिया, जो लॉजिकल भी है क्योंकि वो अल्टीमेटली कैपिटल वैल्यूज के रेशियो में ही होता है। सो ऐसा भी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है। अगला टेक्निकल एस्टिमेट्स, मतलब किलोवाट आवर्स, हॉर्स पावर, इस तरह से अगर कोई टेक्निकल एस्टिमेट्स है तो उनके रेशियो में हम पावर कंजम्पशन, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, मैनेजरियल सैलरीज को बांटते हैं। मतलब प्रैक्टिकली वो दिया रहता है कि टेक्निकल एस्टिमेट्स क्या क्या रहेंगे, इक्वल टाइम डिवोट कर रहे हैं या 2/3, 1/3 टाइम डिवोट कर रहे हैं मैनेजर, उसके अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। लाइटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स, एरिया हो सकता है, पहले भी बता चुका हूँ। पावर को लेके ध्यान रखना है, जनरली इसके लिए हम यूज करते हैं हॉर्स पावर, ठीक है। कौन सा वाला यूज होता है, हॉर्स पावर, लेकिन मशीन आवर को भी यूज किया जा सकता है अगर हॉर्स पावर गिवन नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखना है इफेक्टिव हॉर्स पावर दिया है क्या, सुन लो अच्छे से। अगर इफेक्टिव हॉर्स पावर दिया है तो हम सबसे पहले इफेक्टिव हॉर्स पावर के रेशियो में बांटते हैं। सिर्फ हॉर्स पावर दिया है तो सिर्फ हॉर्स पावर के रेशियो में बांट दो, सिर्फ मशीन आवर दिया है तो सिर्फ मशीन आवर के रेशियो में बांट दियो। अगर इफेक्टिव हॉर्स पावर दिया है तो बस इफेक्टिव हॉर्स पावर बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हॉर्स पावर मशीन आवर दोनों दिया है तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके बांटना चाहिए, हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर। तो पहला रैंक किसको देंगे, इफेक्टिव हॉर्स पावर को। सेकेंड रैंक देंगे हॉर्स पावर मशीन आवर दोनों अवेलेबल है क्या, हाँ, तो हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर को। फिर बाकी अगर हॉर्स पावर अवेलेबल है तो हॉर्स पावर, और अगर मशीन आवर अवेलेबल है तो मशीन आवर। याद रहेगी बात, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज इसमें ध्यान रखने की, एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में भी आया हुआ है, जहाँ पे पावर कॉस्ट में दो टुकड़े दिए गए थे, वेरिएबल पावर कॉस्ट और फिक्स पावर कॉस्ट। मैं आपको अब लॉजिक की बात अभी नहीं कर रहा, रिवीजन कर रहे हैं हम, मैंने लॉजिक क्लास में बताया था, हमारी नोट्स के अंदर क्वेश्चन भी है। वेरिएबल पावर कॉस्ट बटेगा एक्चुअल पावर कंजम्पशन के रेशियो में, जबकि फिक्स पावर कॉस्ट बटेगी नॉर्मल कैपेसिटी के रेशियो में। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल किलोवाट आवर्स दिए हैं और एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ किलोवाट आवर्स दी है, तो वेरिएबल पावर कॉस्ट को बांटना एक्चुअल कंजम्पशन के रेशियो में और फिक्स पावर कॉस्ट को बांटना नॉर्मल कंजम्पशन के या नॉर्मल कैपेसिटी किलोवाट आवर्स में दी होगी उस रेशियो के अंदर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है। इसके बाद अगर मटेरियल हैंडलिंग को लेके कोई एक्सपेंसेस हैं, स्टोर को लेके कोई एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब मटेरियल के वेट या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वैल्यू ऑफ मटेरियल के रेशियो में बांटे जा सकते हैं। बताइए, बेसिस आप सबको अच्छे से समझ में आ गए हैं, ये बेसिस बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं।
ये एग्जाम्पल अगेन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में से मैंने लिया है एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन आपके सामने है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और बताते जाऊंगा किन किन रेशियो में बांटना है। मैं कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन मैंने आपके सामने पूरा रख दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, हम अलोकेशन और अपॉर्चनमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। ABC Limited has 3 production department P1, P2, P3 and 2 service department S1 and S2. Following data are extracted from the records of the company for the month of October 13. सबसे पहले रेंट दिया है, लाइटिंग दी है, इनडायरेक्ट वेजेस दी है, पावर दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया है, इंश्योरेंस दिया है। ठीक है, ये सारे तो वो खर्चे हैं जो कॉमनली लगे हैं। इन्होंने उसको डिपार्टमेंट वाइज नहीं बांटा, मतलब इन सब का तो अपॉर्शनमेंट होगा। नीचे डायरेक्ट वेजेस दी है P1, P2, P3, S1, S2 की। बताओ आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक होगा? सर डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड स्टेटमेंट में आती है क्या? जी हाँ, लेकिन किसके लिए? सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। इन तीनों के वेजेस को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस भी ओवरहेड स्टेटमेंट के अंदर आती है, तो हम इसको यहाँ पे अलोकेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे। हॉर्स पावर भी दिए हैं रेशियो के लिए, कॉस्ट ऑफ मशीनरी दी है, फ्लोर स्पेस दिया है, नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट दिया है, और आर्स प्रोडक्शन आर मतलब लेबर आर वर्क भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर इसके बाद नीचे उन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट भी दिया है जो हम आगे जाके कवर करेंगे। अभी हम रिडिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं और मेजर फोकस सिर्फ और सिर्फ अलोकेशन अपॉर्चनमेंट पे है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले फर्स्ट खर्चा तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर सबसे पहले हम डायरेक्ट वेजेस ले लेंगे। डायरेक्ट वेजेस अलोकेट हो जाएगी, लेकिन इन तीनों की छोड़ के सिर्फ इन दोनों की आ जाएगी। ठीक है साहब, इन्होंने सबसे पहले देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, इन्होंने सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस लिए और सिर्फ S1 S2 की लिए, P1 P2 P3 की नहीं ली। उसके बाद अपॉर्शनमेंट करते हैं। अलोकेशन में तो और कोई खर्चा दिख नहीं रहा है, अपॉर्शनमेंट में रेंट दिया है। क्या करेंगे रेंट का? सर रेंट बढ़ता है इन द रेशियो ऑफ एरिया, तो हम एरिया के रेशियो में रेंट को बांट देंगे। लाइटिंग दिया है, लाइटिंग के लिए क्या क्वेश्चन में लाइटिंग पॉइंट्स दिए हैं? जी हाँ, नहीं दिए होते तो लाइटिंग पॉइंट्स को भी, लाइटिंग के खर्चे को भी हम एरिया के रेशियो में बांट सकते थे, पर क्वेश्चन में लाइटिंग पॉइंट्स दिए हैं तो हमें फिर लाइटिंग पॉइंट्स के रेशियो में ही बांट देने का है। अगला है इनडायरेक्ट वेजेस। बताओ इनडायरेक्ट वेजेस के लिए क्या बेसिस होगा? लिखवाया था अभी ऊपर, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में इनडायरेक्ट वेजेस को हम बांट देंगे। पावर किस रेशियो में बटेगा? सर क्वेश्चन में हॉर्स पावर ऑफ मशीन यूज दिया है, मशीन आर अलग से नहीं दिए हैं, तो हम हॉर्स पावर के रेशियो में इसको बांट देंगे। मशीन का डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस किस रेशियो में बढ़ जाएगा? सर मशीनरी की कॉस्ट दी है, इस रेशियो में हम मशीन का डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस को भी बांट देंगे। और ये आपके सामने सॉल्यूशन है। आप फॉर्मेट देख सकते हैं, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वही इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर किया है। तो इस तरीके से हमें करना रहेगा हमारे क्वेश्चन में अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट। तो पहले बताओ अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट समझ में आ गया कैसे करने का है? बहुत ही इजी है, आगे बढ़ते हैं। और अगला पार्ट क्या होता है याद करो, इतनी बार रिवाइज करा दिया। अलोकेशन अपॉर्शनमेंट के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? सर नेक्स्ट पार्ट होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को वापस मेन डिपार्टमेंट में लेके आते हैं। तो अगला काम यही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन और री अपॉर्शनमेंट हमको अब सीखना है। मैं आपको बता दूं रीडिस्ट्रीब्यूशन भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है स्टेप लैडर रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम स्टेप लैडर मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा होता है रेसिप्रोकल रीडिस्ट्रीब्यूशन। रेसिप्रोकल रीडिस्ट्रीब्यूशन तीसरे वाले को बोला जाता है। 3 हो गए, डायरेक्ट, स्टेप लैडर और रेसिप्रोकल। क्वेश्चन आपको सजेस्ट करेगा या क्वेश्चन आपको इस तरीके से डेटा देगा कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे डायरेक्ट लग रहा है, स्टेप लैडर लग रहा है या रेसिप्रोकल लग रहा है। जैसे मैं सबसे पहले बता दूं डायरेक्ट का इंडिकेशन क्या है। क्वेश्चन ने अगर क्लियरली बोल दिया कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को सिर्फ मेन डिपार्टमेंट में बांटना है, मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई खर्चे नहीं बांटेगा, मतलब डायरेक्टली मैं एक सर्विस डिपार्टमेंट हूँ, मान लो मेरा काम है टूल रूम का, तो मुझे बोला गया मुझे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को अपने खर्चे देना है। दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में अगर मैंने कोई सर्विस दी है तो उसे आपको इग्नोर मारना है। तो फिर आप इसको बोलोगे कि साहब ये डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल है, बहुत आसान है, बस मेरे सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे मेरे यहाँ से माइनस होंगे और गिवन रेशियो के अंदर मेन डिपार्टमेंट के अंदर जुड़ जाएंगे। दूसरा होता है स्टेप लैडर। स्टेप लैडर में क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि सर कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सर्विसेज दे रहा है,
और उसके हिसाब से हम रैंकिंग कर लेंगे। वैसे मैं आजकल आपको बता दूं कि हमारा जो अभी इंटर का लेवल है उसमें रैंकिंग का क्वेश्चन नहीं आता, वो लोग क्लियरली बता देते हैं कि हमको किस रैंक में उसे बांटना है। मान लीजिए रैंक दे दी सब 1 2 3, पहले 1 बांटेगा, फिर 2 बांटेगा, फिर 3 बांटेगा फॉर एग्जाम्पल। तो हम अभी क्या करेंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है उसको सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है, वो सबसे मेजर सर्विस डिपार्टमेंट अगर है तो वो सारे बचे हुए डिपार्टमेंट को बांट देगा, मेन डिपार्टमेंट को भी और बचे हुए दोनों सर्विस डिपार्टमेंट को भी। मटेरियल डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट 1 मेन डिपार्टमेंट 2 को भी बांटेगा, सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 3 को भी बांट देगा। तो मतलब 1 अगर रैंकिंग में आता है सबसे पहले तो 1 बचे हुए सारे डिपार्टमेंट को बांटेगा। इसके बाद जब 2 का नंबर आएगा तो 2 बोलेगा साहब मैं भी सबको बांटता हूं, तो भैया नहीं, स्टेप लेटर बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप चलो। क्या 1 ने अपने ओवरहेड्स बांट दिए हैं? जी। तो 1 अपने घर का दरवाजा कर लेगा बंद, और अब वो किसी और सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स नहीं लेगा। मतलब अब सर्विस डिपार्टमेंट 2 मेन डिपार्टमेंट के साथ साथ सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट 3 को बांटेगा, वो सर्विस डिपार्टमेंट 1 को नहीं बांटेगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट 1 ऑलरेडी अपने खर्चे बांट चुका है और अपने घर के दरवाजे को उसने कर लिया है बंद। सर्विस डिपार्टमेंट 3 का नंबर सबसे आखिरी में अगर आया तो वो किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं दे पाएगा, क्योंकि बाकी सारे सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे बांट के दरवाजे बंद कर चुके हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट 3 सिर्फ मेन डिपार्टमेंट को बांटेगा। मतलब नंबर चलता है सब स्टेप लेटर में, जो डिपार्टमेंट बांट चुका है उसको वापस कोई ओवरहेड रिसीव करने का अधिकार नहीं है, वो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेगा। तो रैंकिंग होगी, और क्वेश्चन जनरली रैंकिंग देता है, नहीं दे तो जो डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, वो डिपार्टमेंट फिर सबसे पहले बांटता है। पर अभी तक इंटर लेवल पे मॉड्यूल में रैंकिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन में सीधे रैंकिंग दी थी, जो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन है PQRS वाला, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि आपको PQRS के सीक्वेंस में ही बांटना है। तो P सबसे पहले सारे मेन डिपार्टमेंट और QRS को बांटेगा, Q मेन डिपार्टमेंट और RS को बांटेगा, R मेन डिपार्टमेंट और S को बांटेगा, और S सिर्फ मेन डिपार्टमेंट को बांटेगा। इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? इस मेथड को बोला जाता है स्टेप लैडर मेथड। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो मेथड है ये है रेसिप्रोकल रिडिस्ट्रीब्यूशन। सब इस मेथड की क्या खास बात है मैं आपको बता दूं। रेसिप्रोकल रिडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को बांटते हैं। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को भी सर्विसेज देगा और बांटेगा, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को भी बांटेगा। मतलब एक में सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को बांटते ही नहीं है, दूसरे में जो बांटता है वो अपना बांटने के बाद दरवाजा बंद कर लेता है, तो उसको वापस ओवरहेड आते नहीं है, और तीसरे में दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को ओवरहेड्स बांटते हैं। ऑफ कोर्स सबसे एक्यूरेट थर्ड वाला ही है, क्योंकि इसमें सबसे सही कैलकुलेशन होने वाला है। तो एग्जाम में अगर डेटा अवेलेबल हो और क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हमेशा बाय डिफॉल्ट हमें रेसिप्रोकल रिडिस्ट्रीब्यूशन पे ही जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब सवाल है कि साहब रेसिप्रोकल रिडिस्ट्रीब्यूशन की मेथड्स कौन कौन सी होती है। मैं आपको बता दूं, रेसिप्रोकल रिडिस्ट्रीब्यूशन की 3 मेथड्स हैं और तीनों से आंसर सेम आता है। ये अच्छी बात है। रेसिप्रोकल रिडिस्ट्रीब्यूशन में देयर आर 3 मेथड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए इसकी 3 मेथड है, पर तीनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। तो ये अच्छी बात है कि एग्जाम में अगर कुछ ना बोले तो आप जो मेथड लगाना चाहो लगा सकते हो। 3 मेथड है, रिपीटेटिव, साइमल्टेनियस इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर। तीनों मेथड से आंसर भी सेम आता है। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब जितना हमने डिस्कस किया उसके क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। मेजरली रीडिस्ट्रीब्यूशन की 3 मेथड है, डायरेक्ट, स्टेप लैडर, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की करने की भी 3 मेथड है, रिपीटेटिव, इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर। ठीक, तो हम इन सब के एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली मेथड से, डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन। कितना सिंपल है देखिए। इन ए लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर द 3 months पीरियड। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअपोर्शन द सर्विस एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहले खर्चे कितने हैं देखो साहब, दिख रहा होगा आपको। हमारे पास है 5 डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3, S1, S2। उनके एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट। तो क्या करेगा? S1, P1, P2, P3, S2 चारों को बांटेगा कि तीनों को बांटेगा? सर डायरेक्ट में सर्विस डिपार्टमेंट कभी सर्विस को नहीं बांटता, मतलब S1 भी P1, P2, P3 को बांटेगा और S2 भी P1, P2, P3 को बांटेंगे। नीचे लिखा हुआ है S2 जो है वो अपने खर्चे अपॉर्शन ऑफ द एक्सपेंस ऑफ सर्विस पर S2 का खर्चे का प्रपोर्शन 3:3:4 में होगा और S1 के खर्चे का प्रपोर्शन
3:1:1 में होगा। मतलब बड़ा सिंपल है, S1 अपने 4515 के खर्चों को 3:1:1 में बांटेगा और S2 अपने 6010 के खर्चों को 3:3:4 में बांटेगा। बस करना क्या है, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको बस रेशियो में बांटना है। तो यही इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो। S2 ने 3:3:4 में अपने यहाँ से ओवरहेड्स को माइनस करके इन तीनों में बांट दिए और S1 ने भी 4515 के ओवरहेड्स 3:1:1 में इन तीनों में बांट दिए और साहब ये ओवरहेड जीरो हो गए। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मेन पर्पस यही है, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स जीरो हो जाने चाहिए। तो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड जीरो हो गए और सारे के सारे खर्चे कहाँ आ गए, मेन डिपार्टमेंट में आ गए। बस अब इससे हम ओवरहेड रेट निकाल सकते हैं। तो बताओ, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? बहुत ही ईजी। अगला जो क्वेश्चन है ये स्टेप लैडर को लेके है। स्टेप लैडर मेथड में इसको बांटना है। लिखा हुआ नहीं है, मैं ऊपर हेडिंग यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिख लेना। ये जो एग्जाम्पल है स्टेप लैडर मेथड का है, ठीक है। देखिए हमारे पास में अगेन 5 डिपार्टमेंट आपको दिख रहे होंगे। P1 P2 मेन डिपार्टमेंट है और 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 S2 S3, टाइम कीपिंग, स्टोर्स और मेंटेनेंस। सबके खर्चे दिए हुए हैं 16,000, 10,000, 4,000, 5,000, 3,000 और नीचे कुछ रेशियो दिया है। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का रेशियो S2 S3 P1 P2 दो चारों में है, जबकि नंबर ऑफ स्टोर्स एक्विजिशन अगर देखा जाए तो सिर्फ तीनों में है और मशीन आवर सिर्फ दोनों में है। तो अब देखा जाए तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कौन सा बेसिस किसका लें। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के लिए रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट किस अकॉर्डिंग चलेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। स्टोर्स किस अकॉर्डिंग चलेगा, नंबर ऑफ स्टोर एक्विजिशन के हिसाब से। और मेंटेनेंस चलेगा मशीन आवर के हिसाब से। अब आप देख लो इस पूरे में सबसे पहले किसको बांटा जाए, सर ऑफकोर्स टाइम कीपिंग को बटेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट सबको सर्विसेज दे रहा है, S2 को भी, S3 को भी, P1 को भी और P2 को भी। जबकि स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो सर्विसेज सिर्फ S3 P1 और P2 को दे रहा है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो सिर्फ P1 और P2 को दे रहा है। तो आप खुद देखो बाय डिफॉल्ट स्टेप लैडर बन रहा है। कैसे, S1 जो है वो बांटेगा S2 S3 P1 P2 को। S2 जो है वो बांटेगा S2 खुद को तो बांटेगा नहीं, S3 P1 और P2 को, और S3 जो है वो बांटेगा सिर्फ P1 और P2 को। और यही सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आपके सामने। इसको स्टेप लैडर मेथड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आप खुद देख सकते हैं स्टेप्स बन रही है यहाँ पे साहब। ये स्टेप्स जो बन रही है ना, इसके कारण इसको स्टेप लैडर मेथड बोलते हैं। सबसे पहले S1 बांटेगा, S2 बांटेगा और S3 बांटेगा। S1 सब में बांटेगा, S2 कुछ कम में बांटेगा और S3 और कम में बांटेगा, और ऐसे करके टोटल ओवरहेड्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मेजर पॉइंट जो समझने का था वो यही था कि स्टेप लैडर मेथड में जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है या जो भी रैंकिंग दी हुई है S1 S2 S3, तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आ गया समझ में? मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी PQRS वाला आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है, आराम से बनेगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रेसिप्रोकल रिडिस्ट्रीब्यूशन का है। और मैंने आपको अभी बताया रेसिप्रोकल रिडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग 3 अलग अलग मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो चलते हैं रिगार्डिंग रेसिप्रोकल रिडिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है साहब 5 डिपार्टमेंट है, 3 मेन दिख रहे हैं P1 P2 P3 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट दिख रहे हैं S1 और S2, उनके ओवरहेड्स दिए हैं। नीचे काम की बात यहाँ दी है, इनका रेशियो दिया हुआ है S1 P1 P2 P3 S1 S2। खुद को तो बांटते नहीं है तो S1 अपना खुद का तो कभी नहीं लेता है, P1 P2 P3 S2 को भी बांट रहा है, और S2 अगेन 40-20-20-20 के रेशियो में S1 को भी बांट रहा है। अब अपने को यहाँ पे 3 मेथड से करना है। मैं सबसे पहली मेथड पे आपको ले चलूँ तो सबसे पहली मेथड जो है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसके अंदर हमको एक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं बता दूं इक्वेशन क्या बनेगी, बहुत काम की बात है। इक्वेशन देख लेना, मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन बना के बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास S1 है और हमारे पास S2 है, ठीक। S1 के खर्चे ऊपर से अगर अपन लें तो S1 के ओवरहेड्स हैं 234 और S2 के ओवरहेड्स हैं 300। हम मान लेते हैं कि साहब S1 के ओवरऑल ओवरहेड्स को हम X मान लेते हैं और S2 के ओवरहेड्स को Y मान लेते हैं। इस क्वेश्चन ने भी उन्होंने X और Y के फॉर्म में ही दिया है, ठीक है। अब ये चीज समझनी पड़ेगी कि साहब Y अपना कितना परसेंट इधर देगा और X अपना कितना परसेंट इधर देगा। देखिए Y मतलब S2,
S2 अपना कितना परसेंट S1 को देगा सर? 20%। और S1 अपना कितना परसेंट S2 को देगा सर? 10%। मतलब Y जो है वो अपना 0.20 Y दे देगा S1 को, और S1 जो है वो अपना 0.10X दे देगा S2 को। आया समझ में? तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 234 प्लस 0.20Y इज इक्वल टू X और 300 प्लस 0.10X इज इक्वल टू Y। अब आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको X की और Y की वैल्यू आ जाएगी 300 और 330 आ जाएगी, 100% आ जाएगी। इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको X और Y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 300 और 330। पर यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमको S1 के ओवरहेड और S2 के ओवरहेड को जीरो करना है साहब। हमारा S1 और S2 के ओवरहेड्स को जीरो करने का टारगेट है। तो अब क्या करें? हमें यहाँ पे जो 300 के ओवरहेड्स हैं इसको यहां से माइनस करना है, जो X की वैल्यू S1 की थी, और जो Y की वैल्यू थी इसको 330 को माइनस करना है। और अब हम 300 को जो रेशियो दिया था ऊपर उसमें P1, P2, P3 और S2 में बांट देंगे। क्या रेशियो दिया था? 20, 40, 30, 10। तो जो X की वैल्यू आ रही है उसको आप P1, P2, P3 और S2 में बांट दीजिए। ऐसे जो 330 की वैल्यू आई है हमारी S2 की, उसको P1, P2, P3 और S1 में ऊपर दिए गए 40, 20, 20, 20 के रेशियो में बांट दीजिए। आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, यहां देखिए 234 पहले से था, 66 और आ गया, आप देखेंगे टोटल 300 ही आ रहा है, इसलिए इसका अमाउंट जीरो हो गया। इधर 300 पहले से था, 30 और आ गया, टोटल 330 आ गया। मतलब हमने पता है क्या किया? हमने पहले टोटल का कैलकुलेशन करके फिर रिवर्स में देखा कि सब कितना शेयर बन रहा है। 300 और 330 शेयर आने के बाद की वैल्यू है, वो रख के हमने फिर शेयर बांटा, तो अपने आप हमारे इन दोनों के ओवरहेड जीरो हो जाते हैं और सारा अमाउंट पहुंच जाएगा सिर्फ P1, P2 और P3 में 992, 886 और 656। ये कहलाती है इक्वेशन मेथड। आया समझ में? वेरी नाइस। अगर हमें थोड़ा सा मैथ्स में डर लग रहा हो, जो कि बहुत सारे बच्चों को लगता है सब मैथ्स से एक अलग ही खौफ है, क्या करें? अगर आपको खौफ लग रहा हो इक्वेशन मेथड को देख के, तो आप लोग एक मेथड और फॉलो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपीटेटिव मेथड। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, दोनों के ओवरहेड्स को बस बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। सबसे पहले 234 ओवरहेड सब में बटेगा, फिर इसके बाद पहले से 300 थे और 23 और आ गए तो 323 फिर सब में बटेगा। फिर इसके बाद 64 बटा तो उसने 64 को फिर सब में बांट दिया। फिर इसके बाद 6 बटा मेन। जब अमाउंट बहुत छोटा रह जाए, 6 रुपए रह जाए, तो उसे आप सिर्फ मेन डिपार्टमेंट में बांट देना, वहां पे आप रिपीटेटिव मेथड बंद कर देना। मतलब जहां अमाउंट नॉमिनल रह जाए वहां पे आप सिर्फ उस अमाउंट को लेके मेन डिपार्टमेंट में बांट दीजिएगा, फिर उसे सर्विस डिपार्टमेंट में बांटने की जरूरत नहीं है। इस मेथड को बोला जाता है रिपीटेटिव रीडिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं आंसर उससे भी वही था, आंसर इससे भी यही है। तीसरी मेथड कहलाती है ट्रायल एंड एरर, जो कि और आसान है, कुछ नहीं करना है। 234 और 300 है। 234 का सबसे पहले एक सेकेंड, S1 दे रहा था 10% और S2 दे रहा था 20%, है ना? तो S1 ने अपना 10% इधर दे दिया, देखिए S1 ने अपना 10% इधर दे दिया 23। फिर इसके पास 323 बचा, 323 का 20% इधर दे दिया इसने। फिर इसके बाद 65 है, उसका 10% इधर दे दिया। फिर 7 का 20% इधर दे दिया। आप इन सब का टोटल करोगे, जो जो ऐड होते जा रहे हैं, 234 प्लस 65 प्लस 1, 300 प्लस 23 प्लस 7, तो आप देखेंगे कि आपका टोटल एग्जैक्ट 300 और 330 मैच हो जाएगा, जो कि हमारी x की और y की वैल्यू थी। मतलब ट्रायल एंड मेथड आधी रिपीटेटिव है और आधी इक्वेशन है। शुरू में बोलते हैं रिपीटेटिव मैटर में बांट दो, फिर बाद में बोलते हैं अच्छा इनका टोटल करोगे तो x और y के बराबर आ जाएगा। फिर आप उसको ऊपर जैसे हमने किया था, ये जो जा रहा है ये एरो ये बताता है कि इसके बाद यही वाला मेथड आपको फॉलो करना है और आपकी अगेन वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब x और y की वैल्यू ट्रायल एंड एरर मेथड से भी ऐसे निकाली जा सकती है। बताओ साहब, क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? वेरी नाइस। तो ये हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। वेरी नाइस। अब अगला काम क्या होता है साहब? अगला काम होता है ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करने का, जो हमारा तीसरा स्टेप था। मैं आपको बता दूं ओवरहेड रेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड बेस।
और मैं आपको बता दूं 6 अलग अलग बेस है जो कि ओवरहेड चैप्टर में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में यूज होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये बात बाद में जाके बताई जाती है कि ये बेसिस इतने एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की बात करें तो वहाँ 6 बेसिस हैं, लेबर आर, मशीन आर, मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, एक हो गया हमारा वेजेस और एक हो गया यूनिट्स। 6 अलग अलग बेसिस में हम ओवरहेड्स को डिवाइड कर सकते हैं, जो बेस अप्रोप्रिएट है उनको ले सकते हैं। मेजरली हम लेबर आर और मशीन आर या डायरेक्ट वेजेस का यूज करते हैं। अगर मशीन आर को बेस बनाते हैं तो उस रेट को हम एमएचआर भी बोलते हैं। जब हम ओवरहेड को मशीन आर से डिवाइड करते हैं तो हम उसको एमएचआर रेट भी बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली 6 अलग अलग बेसिस जो हैं वो यूज होते हैं। तो तीसरा काम होता है ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने का। पहला हो गया एलोकेशन अपॉर्चुनमेंट, क्वेश्चन कर लिया। दूसरा हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन, 3 क्वेश्चन एग्जांपल्स कर लिए। अब है ओवरहेड रेट का कैलकुलेशन, वो हमने सीख लिया कि साहब ओवरहेड को बेस से डिवाइड करना है। ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो अगले इंपॉर्टेंट बात है, उसे हमको सीखना बड़ा जरूरी है। कैसे हम ओवरहेड्स की रिकवरी करते हैं, हमारी चौथी स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड रिकवरी। कैसे ओवरहेड्स की रिकवरी होती है, कैसे ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए एग्जाम्पल मैंने बनाया है, 2 डिपार्टमेंट है M1 और M2। M1 और M2 का मतलब मशीन डिपार्टमेंट नहीं, मेन डिपार्टमेंट है M1 और M2। ओवरहेड्स दिए हैं इनके, दोनों के लेबर आर और मशीन आर भी दिए हैं, मतलब दोनों डिपार्टमेंट में कुछ कुछ लेबर आर भी काम होता है, कुछ कुछ मशीन आर भी काम होता है। दोनों में लेबर भी है, दोनों में मशीन भी है। लेकिन M1 मेजरली मशीन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, मतलब M1 में मेजर एक्सपेंसेस मशीन को लेके होता है, जबकि M2 लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, मतलब M2 में मेजर एक्सपेंसेस लेबर को लेके होता है। मान लीजिए M1 इज ए मशीन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मशीन का काम मेजर होता है। M2 असेंबली डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे मशीन कम और लेबर का काम ज़्यादा होता है। तो 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि M1 का बेस मशीन आर होना चाहिए और M2 का बेस लेबर आर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम सबसे पहले यही करेंगे। अभी क्वेश्चन में और भी दिया है, लेकिन पहले हम इसके सॉल्यूशन में देखें तो सबसे पहले हमने यही किया है। जो M1 के और M2 के ओवरहेड्स हैं, एक को हमने मशीन आर और एक को हमको लेबर आर में बांटा है। तो इससे हमारी रेट आ गई कि साहब M1 के ओवरहेड की रिकवरी रेट क्या आ गई साहब, 1 मशीन आर पे 20 रुपए, और M2 के ओवरहेड की रिकवरी रेट क्या आ गई, 1 लेबर आर पे 5 रुपए। सिंपल, इसका मीनिंग क्या है, M1 के 1 मशीन आर को अगर आपने यूज किया तो हम आपसे 20 रुपए लेंगे, और M2 के 1 लेबर आर को आपने यूज किया तो हम आपसे 5 रुपए लेंगे। मतलब M1 का बेस मशीन आर है, M2 का बेस लेबर आर है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ये तो ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर ली साहब, ये तो हमारी तीसरी स्टेप समझ में आई। चौथी स्टेप होती है रिकवरी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। उसके लिए देखेंगे आप क्वेश्चन में, तो आपको लिखा हुआ है कि साहब एक जॉब बनी 101 मटेरियल लगा 10,000 और वेजेस लगा 8,000। ये तो सब प्राइम कॉस्ट है, आइडेंटिफाइबल कॉस्ट है। 10,000 का मटेरियल और 8,000 का वेजेस लगा। मेन बात नीचे लिखी हुई है, M1 डिपार्टमेंट में इस प्रोडक्ट ने 5 लेबर आर और 50 मशीन आर का यूज किया, और M2 डिपार्टमेंट के इस प्रोडक्ट ने 40 लेबर आर और 8 मशीन आर का यूज किया। 1 मिनट, हमने क्या बोला था, ओवरहेड रिकवरी कैसे होती है कि साहब उस प्रोडक्ट ने, उस जॉब ने उस डिपार्टमेंट के कितने कितने बेस का यूज किया है। फॉर्मूला था एक्चुअल बेस इनटू ओवरहेड रेट। नाउ द पॉइंट इज, M1 का बेस क्या था, क्या M1 में लेबर आर को बेस बनाया था या मशीन आर को? सर M1 में मशीन आर को बेस बनाया था, जबकि M2 में बेस किसको बनाया था, M2 में बेस बनाया था लेबर आर को। मतलब हम M1 में 50 मशीन आर यूज हुए हैं और 1 मशीन आर का रेट 20 रुपए था। मतलब M1 अपने 50 × 20 के हिसाब से 1,000 रुपए के ओवरहेड इस जॉब में दे देगा। M2 जो है उसको ध्यान रखना है, उसके लिए बेस मशीन आर नहीं है, उसके लिए बेस क्या है, उसके लिए बेस लेबर आर है। तो ये देख रहा है कि साहब कितने लेबर आर यूज किए M2 डिपार्टमेंट में, सर 40 लेबर आर यूज किए और एक का रेट 5 रुपए है। इस हिसाब से मैंने 200 रुपए के ओवरहेड्स M2 ने भी इसमें चार्ज कर लिए, और प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है 18,000। तो ऐसे करके इस जॉब की टोटल कॉस्ट आ गई 19,200। तो हमारा फोकस उसी बेस पे होना चाहिए जो बेस हमने रेट निकालने में यूज किया है। अगर रेट पर मशीन आर है तो उसके मशीन आर से मल्टीप्लाई करो, अगर रेट पर लेबर आर है तो उसके लेबर आर से मल्टीप्लाई करो। फिर दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। पता है, हमको M1 के लेबर आर और M2 के मशीन आर को इग्नोर करना है, क्योंकि वो उनका चार्ज करने का बेस है ही नहीं।
तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है कि M1 में कितने लेबर आर और M2 में कितने मशीन आर लगे। M1 के मशीन आर और M2 के लेबर आर हमारे लिए काम के, उसके हिसाब से हमने कॉस्टिंग निकाल ली, तो हमारी ओवरऑल जॉब की कॉस्ट निकल के आ गई, वो आ रही है 19,200। आया समझ में? ये होती है साहब हमारी चौथी स्टेप, जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड का रिकवरी करना, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करना। अब देखो, जो हमने 4 स्टेप्स अभी तक सीखी है उसका एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन कर लिया जाए, इसके अंदर ये चारों स्टेप कवर हो जानी चाहिए। अलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना और ओवरहेड का रिकवरी करना। और इसको लेके अगेन एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जो ये चारों चीज़ों को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करता है, हम उन्हीं पे चलते हैं। पर मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं, अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट हम अभी इस क्वेश्चन में अभी कर चुके थे, याद करो। अभी ऐसा कैसा क्वेश्चन ऊपर हमने अलोकेशन अपॉर्शनमेंट के लिए किया था, वही क्वेश्चन है, बस ये उसके आगे का पार्ट है। आई थिंक यही क्वेश्चन था, यस सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन किया था, पर मैंने वहां पे सिर्फ अलोकेशन अपॉर्शनमेंट तक समझाया था। अब हम उसके आगे का पार्ट करेंगे, जहां पे हम इसके आगे डिस्कस करेंगे अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो पहले बताओ, अलोकेशन अपॉर्शनमेंट में तो इस तक क्वेश्चन तक यहाँ तक हो चुका था पूरा। अब नीचे लिखा है कि साहब ओवरहेड जब बांट लो तो S1 और S2 में किस रेशियो में बांटना है? 20 30 40 10, 40 20 30 10। तो इस रेशियो में हमें इन्हें रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि ओवरहेड रेट भी निकालना, क्या? पर प्रोडक्शन आर। मतलब यहाँ पे बेस किसको बनाने का बोला है क्वेश्चन में? प्रोडक्शन आवर्स को। और ये दिए हैं तीनों डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन आवर्स। S1 S2 की क्यों नहीं दिए? क्योंकि यूज ही नहीं था। S1 S2 का कभी ओवरहेड रेट निकलता है क्या? ओवरहेड रेट हमेशा किसका निकलता है? मेन डिपार्टमेंट्स का। इसीलिए प्रोडक्शन आवर्स भी किसके दिए? सिर्फ मेन डिपार्टमेंट के। मतलब हम जब सारे ओवरहेड इकट्ठे कर चुके होंगे तो उसके बाद इसको प्रोडक्शन आवर्स से डिवाइड करके ओवरहेड रेट निकालेंगे। जस्ट अ सेकेंड। और ओवरहेड रेट निकालने के बाद हम आगे क्वेश्चन में एक मिनट जी, तो मैं बोल रहा था ओवरहेड रेट निकाल लिया। ओवरहेड रेट निकालने के बाद हम इस क्वेश्चन के अंदर आगे बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है, मतलब अब हमको ओवरहेड की रिकवरी करनी है उस प्रोडक्ट से। उन्होंने बोला है उस प्रोडक्ट ने मटेरियल यूज किया है 625 का, लेबर यूज किया 375 का, ये काम की बात। अब है P1 P2 P3 में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने 5R 3R और 4R का यूज किया है। क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना है, तीनों की ओवरहेड रेट से तीनों के आर को बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे हमें ओवरहेड्स की रिकवरी निकल के आ जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तीनों की ओवरहेड्स को तीनों के आर से बस मल्टीप्लाई करना है और हमें सीधे ओवरहेड की रिकवरी निकल के आ जाएगी। चलिए, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये वाला पार्ट तो हम पहले ऊपर देख चुके हैं जिसमें हमने एलोकेशन अपॉर्चनमेंट किया। यहां से चालू होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। और मैं बता दूं, सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने एक इक्वेशन बना दी है। इन्होंने S1 और S2 ले लिया, एक्स और वाई को। हम एक्स वाई बना के भी कर सकते हैं, पर इक्वेशन कैसे बनेगी देखो। S1 के ओवरहेड आ गए हैं, एक सेकेंड, 38380 और S2 के ओवरहेड है 12338। ये आ गया। अब अपने को मालूम है कि हमको S1 की ओवरहेड्स के टोटल को x मानना है और S2 के ओवरहेड्स के टोटल को y मानना है। दोनों का 10% एक दूसरे को देगा, तो ये 0.10 y इधर दे देगा और ये 0.10 x इधर दे देगा। और यहाँ से हमारी पहली और यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन कुछ ऐसी है और इससे हमें x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये x और y की वैल्यू है और x और y की वैल्यू में सब में बांट देंगे तो हमारे टोटल ओवरहेड्स भी निकल के आ गए। मैंने अभी ऊपर सिखाया था, अपने आप S1 और S2 के ओवरहेड 0 हो जाते हैं और सारी वैल्यू P1 P2 P3 में बांट दी जाती है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये होने के बाद अगला काम क्या करना है साहब? ओवरहेड्स आ गए तीनों डिपार्टमेंट के अंदर, उसको तीनों के प्रोडक्शन आर से डिवाइड कर दिया तो तीनों की ओवरहेड रेट भी निकल के आ गई। बहुत ईजी। अब मेन काम है साहब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का। क्वेश्चन में लिखा था प्राइम कॉस्ट कितनी है, सब डायरेक्ट मटेरियल 625 था, लेबर 375 था, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट तो 1000 हो गई। ओवरहेड्स कैसे चार्ज करेंगे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, P1 के 5R और P1 का रेट 9.75 है, P2 के 3R, P2 का रेट 15.78 है, P3 के 4R, PT का रेट 20.452 है। तीनों के ओवरहेड्स चार्ज कर लिए तो हमें टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकल के आ गई, टोटल उस पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट भी निकल के आ गई।
तो कितना सिंपल था, ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आर से डिवाइड करना था और फिर वापस उनके जितना उस प्रोडक्ट ने यूज़ किया उतने आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट की बाय डिफॉल्ट कॉस्ट निकल के आ गई। वेरी इजी पार्ट, आ गया समझ में। तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो जाता है। इसके अंदर लोकेशन अपॉर्चनमेंट तो हम पहले ही बात कर चुके थे। रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको इक्वेशन मेथड बता दी, आप चाहो तो रिपीटेटिव से भी कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। और उसके बाद ओवरहेड रेट कैलकुलेट करके हमने उसे प्रोडक्ट से चार्ज करना भी सीख लिया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप तो हमारी पूरी हो जाती है। पांचवी स्टेप आती है अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कैसे कैलकुलेट की जाए। यही हमारी अगली स्टेप है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। सबसे पहले मैं बता दूं, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का एक सिंपल फॉर्मूला है, ओवरहेड रिकवर्ड माइनस ओवरहेड इनकर्ड। ओवरहेड रिकवर्ड होता है एक्चुअल बेस इनटू ओवरहेड रेट। 3 बार फॉर्मूला भी ऊपर ही बता चुका हूं, जितना बेस हमने यूज किया है, जितने लेबर आर हमने एक्चुअली बनाए हैं इनटू पर आर रेट, माइनस ओवरहेड इनकर्ड मतलब एक्चुअल ओवरहेड्स हो गए। लेकिन इसमें से एक चीज ध्यान रखना कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल खर्चे सारे ओवरहेड इनकर्ड में से माइनस कर देंगे। ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, पर इस एक्चुअल ओवरहेड्स में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। तो ओवरहेड रिकवर्ड माइनस ओवरहेड इनकर्ड से आ जाएगी हमारी अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। एग्जाम्पल भी बनाया है साहब मैंने। बजटेड ओवरहेड दिए हैं 5 लाख के, बजटेड लेबर आर है 10,000। 1 मिनट, बजट दिया हुआ है, इससे एक ओवरहेड रेट आ जाएगी। बजटेड ओवरहेड रेट कितनी आ जाएगी सर? बेस किसको दिया है? बजटेड लेबर आर को। बजटेड ओवरहेड दिए हैं तो हमारा रेट आ जाएगी 50 रुपए पर लेबर आर। ठीक है, एक्चुअल लेबर आर दे दिया। एक्चुअल लेबर आर कहां यूज आते हैं सर? ओवरहेड रिकवर्ड में एक्चुअल बेस लेते हैं हम ओवरहेड रिकवर्ड में। तो कितने लेबर आर है? 9,500 और एक लेबर आर का रेट कितना निकाला था? 50 रुपए। मतलब ओवरहेड रिकवर्ड आएंगे 4,75,000। क्या क्वेश्चन में ओवरहेड इनकर्ड भी दिए हैं? जी सर। एक्चुअल ओवरहेड कितने लगे वो भी क्वेश्चन में दिया है, वो दिया है 5,40,000। एक बात मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐसा भी है जिसमें एक्चुअल ओवरहेड्स अलग से दिए ही नहीं है और हमें अंडर रिकवरी निकालनी है। अगर क्वेश्चन एक्चुअल ओवरहेड्स न दे तो हम बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स को सेम मान लेंगे। हम यही मानेंगे कि हमारे ओवरहेड लगे भी 5 लाख होंगे। इस क्वेश्चन में बता दिया कि नहीं, ओवरहेड 5 लाख लगने थे पर लगे 5,40। पर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम फिर ये मानते कि साहब 5 लाख के ओवरहेड ही लगे होंगे, तो क्वेश्चन में एक्चुअल ओवरहेड अलग से दिए ही नहीं है। तो ये अजम्पशन ध्यान रखना, अगर एक्चुअल ओवरहेड गिवन ना हो तो बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड दोनों को सेम मान लिया जाता है। बस अब क्या करना है, सब 475 के ओवरहेड रिकवर्ड है, 5,40,000 के इनकर्ड है, तो हमारी अंडर रिकवरी आ जाती है 65,000 रुपीज की। ये है सिंपल कैलकुलेशन अंडर रिकवरी का। सिंपल है, बहुत ही आसान है। अंडर रिकवरी निकालना है तो ओवरहेड रिकवर्ड माइनस ओवरहेड इनकर्ड। ओवरहेड रिकवर्ड इज बेसिकली एक्चुअल बेस इनटू ओवरहेड रेट। ओवरहेड इनकर्ड अगर दिया है और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं तो माइनस करना। अगर एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड दिया ही नहीं है तो बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड को सेम मान लेना। हमारी अंडर रिकवरी आ जाती है 65,000 की। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। अब साहब अगली और आखिरी स्टेप है हमारे ओवरहेड चैप्टर की, दैट इज कॉल्ड हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। क्या करना है हमको? हाउ टू कैलकुलेट तो हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। ट्रीटमेंट मतलब इस अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का करें क्या, निकाल तो ली, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अकाउंट्स के अंदर, बुक्स के अंदर हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स में इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो समझना है। और उसके लिए छोटा सा डायग्राम फॉलो करो। अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी इनसिग्निफिकेंट है तो हमेशा इसको P&L में भेज दो, जो कि हम नॉर्मली नॉन इंटीग्रेटेड चैप्टर के अंदर करते भी हैं। जो भी छोटी मोटी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आती है नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर, वो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट से बाहर होके कॉस्टिंग P&L के अंदर चली जाती है। लेकिन अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी सिग्निफिकेंट है तो ये देखो कि ये हुई किस कारण से, क्या ये एबनॉर्मल रीजन से हुई है या नॉर्मल रीजन से हुई है। अगर एबनॉर्मल रीजन से हुई है तो ऑफकोर्स ये भी P&L के अंदर चली जाएगी, क्योंकि एबनॉर्मल खर्चा, एबनॉर्मल कुछ भी हो, हमेशा हम उसको कहाँ का रास्ता दिखाते हैं, P&L का। लेकिन अगर ये अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नॉर्मल रीजन से हुई है, मान लीजिए अंडर रिकवरी का जो रीजन था वो कोई नॉर्मल मार्केट इन्फ्लेशन था, तो इन दैट केस हमें उसे प्रोडक्शन से चार्ज करना पड़ेगा और इसके लिए हम एक सप्लीमेंट्री रेट का यूज करेंगे। सप्लीमेंट्री रेट का मतलब होता है कि साहब पहले जो ओवरहेड रेट थी वो 10 रुपए थी, जबकि एक्चुअल ओवरहेड लग गए 12 रुपए,
तो हम 10 तो चार्ज कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादा लगने के कारण अंडर रिकवरी आ गई, तो 2 रुपये की रेट और चार्ज कर लेंगे, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रेट। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, अंडर रिकवरी को डिवाइड करना रहता है सिंपल बेस से, एक्चुअल बेस से, एक्चुअल यूनिट से। जो भी यूनिट से या बेस दिया है, लेबर आर दिए तो लेबर आर, यूनिट्स दिए तो यूनिट्स, उससे डिवाइड करके हम देख लेंगे हमें अंडर रिकवरी कितने में बांटनी है। उन सबको बांटने के लिए जो ओवरहेड रेट का जो रेट का यूज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, सप्लीमेंट्री रेट। बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ एन एडिशनल रेट। कम पड़ गई थी रेट तो और रेट से हमें चार्ज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री रेट। हम प्रोडक्शन से इसे चार्ज करेंगे, पर आयरनी देखो, जिस प्रोडक्शन से हमें इसे चार्ज करना है वो आज प्रोडक्शन बचा ही नहीं होगा या पड़ा ही नहीं होगा सारा का सारा माल। तो प्रैक्टिकली हमें प्रोडक्शन को 3 अलग अलग अकाउंट्स में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम अंडर रिकवरी निकाल रहे हैं तब वो प्रोडक्शन सारा प्रोडक्शन अकाउंट में नहीं पड़ा है, वो बिक गया है, वो स्टॉक में पड़ा है, वो प्रोसेस में पड़ा है, कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा वो प्रैक्टिकली 3 अलग अलग अकाउंट के अंदर जाएगा, COGS, फिनिश्ड गुड्स और WIP। अगर मैंने 10,000 यूनिट बनाई है और 9,000 बिक गई है तो 9,000 का जो अंडर रिकवरी है वो चला जाएगा COGS अकाउंट के अंदर। 1,000 स्टॉक में पड़ा है तो उसका अंडर रिकवरी चला जाएगा फिनिश्ड गुड्स या WIP अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या होती है, सुनना सब लोग, एंट्री भी नीचे मैंने प्रॉपरली लिखी है। जर्नल एंट्री क्या होती है अंडर रिकवरी को बांटने की, एबनॉर्मल वाली अंडर रिकवरी चली जाएगी P&L में, नॉर्मल वाली अंडर रिकवरी 3 टुकड़ों में बटेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स और WIP, और 2 फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कर देंगे। तो इससे पूरी की पूरी अंडर रिकवरी हमने 4 अलग अलग अकाउंट में भेज दी। एबनॉर्मल वाली चली गई P&L, नॉर्मल वाली जिसे हमको प्रोडक्शन में बांटना था वो हमने 3 अकाउंट में भेज दी, COS, फिनिश गुड्स और WIP, क्योंकि हमारा सारा प्रोडक्शन इन 3 टुकड़ों में ही बटा हुआ होगा। समझने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो अगेन एग्जाम में आ चुका है, 2-2, 3-3 बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन है अगेन एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साहब, सबसे पहले सुनना। PQR एक स्मॉल एंटरप्राइजेज है और उसको प्रोडक्शन ओवरहेड की रिकवरी करनी रहती है यूजिंग मशीन आर। ओवरहेड दिए हैं 10,08,000 और मशीन आर दिए 96,000। सबसे पहले बताओ 10,08,000 को 96,000 से डिवाइड करके ओवरहेड रेट निकाल लोगे कि निकाल लोगे? निकाल ली साहब, नीचे निकाल ली। मैं ओवरहेड रेट बता भी देता हूँ, ओवरहेड रेट आ रही है 10.50 पर आवर। ये तो आ जाएगी कैलकुलेटर पे ही, 10,08,000 डिवाइड बाई 96,000, ठीक है, निकाल लिया साहब। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साहब एक्चुअल ओवरहेड जो लगे 679 के, उसमें कोर्ट ऑर्डर का अमाउंट पे किया 45, प्रीवियस ईयर का खर्चा बुक किया 10,000, स्ट्राइक का खर्चा 42,000, ऑब्सोलीट स्टोर का खर्चा 18,000। सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, क्या करेंगे? ओवरहेड इनकर्ड जब निकालते हैं सबसे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को हम क्या कर देते हैं? माइनस। तो 679 में से ये चारों एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, वो हमारा ओवरहेड इनकर्ड आ जाएगा। देखो उन्होंने नीचे यही किया, 679 में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो 5,64,000 का हमारा ओवरहेड इनकर्ड भी आ गया। चलो साहब, ओवरहेड इनकर्ड आ गया 5,64,000 का। ओवरहेड रेट पता है हमको 10.50 पर आ रहे। अब हमें क्या चाहिए सर? ओवरहेड रिकवर्ड निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल बेस इनटू ओवरहेड रेट। सर ये तो बजटेड बेस था, हमें एक्चुअल मशीन आवर चाहिए ओवरहेड रिकवरी निकालने के लिए। क्या क्वेश्चन में कहीं एक्चुअल मशीन आवर दिए हैं? जी हाँ साहब, ये दे रखे हैं एक्चुअल मशीन आवर। एक्चुअल मशीन आवर है 48,000 इंटू व्हाट इज ओवरहेड रेट 10.5, तो हमारी ओवरहेड रिकवर्ड आ जाएंगे 5,04,000 के, और ओवरहेड इनकर्ड है 5,64,000 के, तो हमारी अंडर रिकवरी आ जाती है कितनी? 60,000। आई थिंक यहां तक तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वेरी नाइस। अब क्वेश्चन में एक और मजेदार बात लिखी है, अब सुनना। क्वेश्चन में बोला है कि साहब 1/4 ऑफ द अंडर रिकवरी इज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। जो हमारी 60,000 की अंडर रिकवरी आई है ना बेटा, उसमें से 1/4 मतलब 15,000 रुपए की अंडर रिकवरी तो गलती से, मैनेजमेंट की गलती से हुई है, मतलब ये तो एबनॉर्मल रीजन से हुई है, ये तो सीधे P&L में जानी चाहिए। कितनी थी अंडर रिकवरी? 60,000, उसका 1/4 हटा दिया, कितनी? 15,000 कहाँ भेज दी? सीधे P&L में। तो बताओ अब नॉर्मल रीजन से रिकवरी कितनी बची? 45 की अंडर रिकवरी नॉर्मल वाली बची। सर नॉर्मल वाली अंडर रिकवरी को क्या करते हैं साहब? हम उसको प्रोडक्शन में बांट देते हैं। प्रोडक्शन कितना है वो निकालते हैं। देखो उन्होंने बोला है कि साहब हमने प्रोडक्शन क्या क्या किया है। एक तो फिनिश गुड्स बनाई है 22,000,
22 तो फिनिश गुड्स बनाई है, और 16 WIP की पड़ी हुई है, लेकिन वो 50% कंप्लीट है। मतलब अगर मैं 16 का 50% करूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर 8000 और बना ली, तो 22000 तो फिनिश हो गई और 8000 और बना ली। मतलब प्रैक्टिकली आपने प्रोडक्शन कितनी यूनिट का कर दिया, 30000 का। तो हमारे पास 45000 की अंडर रिकवरी थी, और हमारे पास बांटने के लिए कितनी प्रोडक्शन है, 30000। मतलब प्रैक्टिकली हर एक यूनिट पे कितने का सप्लीमेंट्री रेट चार्ज होगा, 1.5 रुपीज़ का। 45,000 की अंडर रिकवरी को हमें 30,000 यूनिट से बांटना है, तो हमारा एक यूनिट का अंडर रिकवरी कितना आ जाएगा, 1.5। अब मज़ेदार बात है सर, बिकी कितनी, 18। मतलब एक मज़ेदार बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 30,000 जो यूनिट बनी उसमें से सोल्ड है 18, WIP में है 8000। तो सर बची हुई कहाँ है, सर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई थी 22,000, बन गई थी 22, लेकिन बनी हुई यूनिट्स में से बिकी 18। मतलब फिनिश गुड्स में कितनी और पड़ी होगी, 4000। तो अगर इसका इंटू 1.5 कर लूँ, इसका इंटू 1.5 कर लूँ, इसका इंटू 1.5 कर लूँ, तो मुझे पता है कितना कितना अमाउंट मुझे कौन कौन से अकाउंट से लेना है। मुझे हर एक यूनिट से 1.5 रुपये लेना था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 18,000 इंटू 1.5 हो जाएगा। मतलब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट से 27,000 चार्ज कर लूँगा, फिनिश गुड्स अकाउंट से 4000 इंटू 1.5 के हिसाब से 6000 हो जाएगा, और WIP से 8000 इंटू 1.5 के हिसाब से 12000 हो जाएगा। सर ये 4000 फिनिश गुड्स कैसे निकाला, एक बार वापस बता देता हूँ। फिनिश गुड्स बने हैं 22,000, लेकिन बिके हैं 18,000। मतलब 4000 का स्टॉक फिनिश गुड्स में अभी भी पड़ा होगा। सो हमने 30,000 को इस तरीके से स्प्लिट कर लिया, और यही इन्होंने भी किया है। फाइनली ये उन्होंने यूनिट्स निकाल दी, 8000 WIP, 4000 फिनिश गुड्स, 18,000, और ये अमाउंट उन्होंने चार्ज कर दिया। अगर जनरल एंट्री चार्ज करने का ट्रीट करने का बोलते हैं तो हम P&L में ले जाते हैं 15,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले जाते, कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाते 27, फिनिश गुड्स में ले जाते हैं 6000, WIP में ले जाते 12,000, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट करते 60,000। बताओ समझ में आया, बहुत बढ़िया। ये हमारा अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं और कौन कौन सी वेराइटी के क्वेश्चन ओवरहेड्स में आते हैं। एक क्वेश्चन और ओवरहेड्स में आता है जो बेसिकली जॉब और बैच कॉस्टिंग से रिलेटेड है, कि साहब ओवरहेड रेट्स के साथ कॉस्ट शीट बनाई जाए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत सिंपल है, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट शीट दे दी जाएगी, उस कॉस्ट शीट से हमको ओवरहेड्स रेट निकालने रहेंगे, और उन ओवरहेड रेट का यूज करके हमें नई कॉस्ट शीट बनानी रहेगी। ठीक है, सो ये जो वैरायटी है ये मैंने एक लेक्चर के अंदर ऑलरेडी कवर कर दी थी, जॉब और बैच कॉस्टिंग। अगर आपने जॉब और बैच कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने यूट्यूब पे जॉब और बैच कॉस्टिंग का वीडियो डाल रखा है, तो अगर आपने जॉब और बैच कॉस्टिंग का वीडियो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज 2 मिनट लगेंगे पूरा पूरा क्वेश्चन एक बार में फटाफट डिस्कस करके इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन में पहले पिछले साल की एक बेस कॉस्ट शीट दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है। सबसे पहले साहब इस कॉस्ट शीट को हम तैयार कर लेंगे, ये तो बना लेंगे, बहुत ईजी है। इसके बाद क्या बोला है, इस साल, पीछे तो पिछले साल हो गया, इस साल कंपनी को एक ऑर्डर आया है जिसमें मटेरियल लगा है 8 लाख का, लेबर लगा है 4.5 लाख का। ठीक है, ML ऑटो चार्ज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, बेस क्या दिया, परसेंटेज ऑफ लेबर आर, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड हमें लेबर कॉस्ट के रेशियो में बांटना है। मतलब प्रैक्टिकली फैक्ट्री ओवरहेड रेट किसको बेस मान के निकलेगा, वेजेस को मान के। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए उन्होंने बोला कि किसको बेस मानना, फैक्ट्री कॉस्ट को। ठीक है, और उन्होंने बोला आखिरी में एक डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट का खर्चा भी 45,000 जोड़ देना। मतलब हमें पहला काम करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बना लेते हैं, उस कॉस्ट शीट से फिर हम उनकी ओवरहेड रेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड कर लेते हैं वेजेस से, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को डिवाइड कर लेते हैं फैक्ट्री कॉस्ट से। वो जो ओवरहेड रेट आएगी उसको हम 2015 की इस ऑर्डर की कॉस्ट शीट में लगा के कॉस्ट जोड़ लेंगे। देखो सबसे पहले यही किया, सबसे पहले उन्होंने प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बना ली। देखो आप, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, लेबर, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, महा इजी कॉस्ट शीट। अब हमें पता है कि हमें फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड करना है किससे, लेबर से। कहाँ दे रखे हैं, लेबर, ये रे साहब लेबर। तो 3,80,000 को 9,50,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की रेट आ जाएगी 40% ऑफ लेबर। बहुत बढ़िया। ऐसे हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी
इसके नीचे आने चाहिए, पर हाँ ठीक है यहाँ लेते हैं। 2,50,000 के उसको डिवाइड करना है फैक्ट्री कॉस्ट से 31-30 से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का रेट आ जाएगा 8% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। बताओ अब हमारे पास में दो ओवरहेड रेट आ गई कि नहीं आ गई, एक फैक्ट्री ओवरहेड की और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की। अब हम नई कॉस्ट शीट बना के उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो साहब नई कॉस्ट शीट में क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था मटेरियल लगाया 8 लाख का, लेबर लगाया 4.5 लाख का, फैक्ट्री ओवरहेड लगेंगे लेबर का 40% ऊपर निकाला था रेट, यहाँ से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगेंगे फैक्ट्री कॉस्ट का 8% ऊपर निकाली थी रेट, और फाइनली इसमें डिलीवरी कॉस्ट जोड़ के प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ पे सीधे सेल प्राइस निकल के आ जाएगी। बताओ क्वेश्चन कितना सिंपल है। पहले प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बनाओ, उससे ओवरहेड रेट कैलकुलेट करो और उसे नई ईयर की कॉस्ट शीट में अप्लाई कर दो। 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पर ऐसे क्वेश्चन जॉब बैच कॉस्टिंग में भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो महाधासु क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को करके, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अगेन इसी तरह का, पर इसमें बहुत खतरनाक इक्वेशन बनेगी। सुनो, 2 जॉब दे रखी है 1102 और 1108, सेलिंग प्राइस दी है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट दी है। पहले तो बताओ सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट से क्या हम कॉस्ट निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, मैंने ये चीज़ आपको कितनी बार क्लास में बोली, जिस चीज़ पे परसेंटेज दिया जाए उसको 100 मान लो। तो हम कॉस्ट को 100 मानेंगे तो हमारी सेल प्राइस 108 के बराबर हो जाएगी और इधर 112% के बराबर हो जाएगी। इससे हमारी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कॉस्ट निकलने के बाद उन्होंने मटेरियल और वेजेस भी दे दिया है साहब, मटेरियल और वेजेस दोनों जॉब की दे दी है। नीचे क्या लिखा है, कंपनी की पॉलिसी की फैक्ट्री ओवरहेड रेट लेना है वेजेस का और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेना है फैक्ट्री कॉस्ट का। ऊपर जैसे ही है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड रेट है वो वेजेस पे निकलेगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रेट फैक्ट्री कॉस्ट पे निकलेगा। फिर उन्होंने बोला नया ऑर्डर दिया है उसका कॉस्ट शीट बना लो। मतलब क्वेश्चन तो ऊपर जैसे ही हो गया। फर्क क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में सारे डेटा अवेलेबल थे, सिर्फ रेट निकालना। नीचे वाले क्वेश्चन में 2 जॉब दे दी पर उनके फैक्ट्री ओवरहेड और रेट और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रेट मिसिंग है। निकाले भी कैसे, हमको डेटा भी नहीं दिया। 2 जॉब दे दी है और दोनों में कुछ मिसिंग है, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और यही इस क्वेश्चन की सबसे जोरदार इक्वेशन बनेगी। देखो, हम फैक्ट्री ओवरहेड रेट को x मान लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड रेट को y मान लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने सेल्स में से प्रॉफिट हटा के कॉस्ट निकाल दी 99,375 और 1,41,000। कैसे निकाली? जॉब नंबर 1102 में डिवाइड बाय 108 किया, जॉब नंबर 1108 में डिवाइड बाय 112 किया, कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट शीट बनाने जाते हैं तो दोनों के डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो हमें अवेलेबल है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड अवेलेबल नहीं है। पर ये मालूम है, सॉरी एक सेकंड, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। एक मिनट, मैंने खुद ने सॉल्यूशन बनाया, एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ 30,000 x आएगा और यहाँ पे 42,000 x आएगा। एक मिनट, मैं इसको ठीक कर देता हूँ फिर बताता हूँ। मेरे को अभी जस्ट दिखा कि मैंने कुछ गलती कर दी है। 30,000 x यहाँ हो जाएगा 96,000 प्लस, सॉरी एक मिनट, 67,500 प्लस 30,000 x 96,000 प्लस 42,000 x, यहाँ हो जाएगा 30,000 x एक सेकेंड, ठीक है, ठीक कर दिया मैंने। एक्चुअली मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी, पर मेरे को अभी दिख गया तो मैंने इसको ठीक कर दिया। क्या हुआ सुनना आप ध्यान से। प्राइम कॉस्ट आ गई, फिर उन्होंने बोला फैक्ट्री ओवरहेड आर बेस्ड ऑन वेजेस,
तो हमको मालूम है वेजेस 30,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड के रेट को हमने x% मान लिया, जैसे ऊपर 40% 25% था, या हमने x% मान लिया कि सब x% फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है। मतलब हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कितने होंगे 30,000 इंटू x%, मतलब 30,000 x। ऐसे ही जॉब नंबर 1102 में फैक्ट्री ओवरहेड कितने होंगे 42,000 इंटू x%, मतलब 42,000 x। अब हमने फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली 67,500 प्लस 30,000 x, दैट इज इन दोनों का टोटल। अब हमें मालूम है फैक्ट्री कॉस्ट का y% होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट है 67,500 प्लस 30,000 x, उसका y% निकालेंगे तो इंटू y कर दिया, इधर भी सेम हमने इंटू y कर दिया, और यहां से हमारी दो इक्वेशन बन के आ गई। पहली इक्वेशन है 67,500 प्लस 30,000 x प्लस 67,500 प्लस 30,000 x इंटू वाई इक्वल टू 99,375। दूसरी इक्वेशन भी ऐसे ही बन गई। पर इतनी टिपिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो मैंने एक बड़ा सिंपल तरीका निकाला है। एक तो आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 1000 कर लीजिए, दूसरा आप इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकाल लीजिए, आपकी इक्वेशन बहुत छोटी रह जाएगी। तो पहला हमने यही काम किया, कॉमन निकाल लिया 67.5 प्लस 30x और 96 प्लस 42x, तो दोनों जगह 1 प्लस वाई बच गया, और इधर भी डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो ये सब डिवाइड होने के बाद 3 0 सब में कम हो जाते हैं। अब हमारे पास 1 और 2 दो इक्वेशन बनती है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, एक्चुअली अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी पड़ेगी। एक में 1 प्लस वाई की वैल्यू को निकाल के उसे दूसरे में पुट करना पड़ेगा। तो एक में मैंने फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 1 प्लस वाई की वैल्यू निकाल के उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 40% और y की वैल्यू 25%। है खतरनाक इक्वेशन, पर मैंने इसको सबसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अगर आप मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, इतना टिपिकल सॉल्यूशन है। मैंने उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, और यहाँ से x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x होगा 40% ऑफ वेजेस, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड का रेट, y होगा 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव का रेट है। और इससे हमें बस एक छोटी सी नई कॉस्ट शीट बना ली, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड जोड़ दिया, और इससे हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट और कॉस्ट सब निकल के आ गया। बताओ, है बहुत सिंपल, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी खास बात नहीं थी, पर ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें इक्वेशन वाला पॉइंट बहुत ही शानदार पॉइंट था। बताओ, समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी नाइस। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और कौन से अच्छे क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, अलग पैटर्न है ओवरहेड्स के अंदर। मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन और है, ये भी पास एग्जामिनेशन और एग्जाम में 2 बार आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा, इसका सॉल्यूशन आपके सामने, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का, वो मुझे बताना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी की साल भर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5,20,000। सबसे पहले बोला है कि साहब 1 यूनिट में मटेरियल लगेगा 15 रुपए, वेजेस लगेगी 9 पर यूनिट, पर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2,50,000 पर मंथ। ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू मिनिमम, मतलब आपको वेजेस देनी है अकॉर्डिंग टू पर यूनिट, पर 2.5 लाख रुपए पर मंथ तो मिनिमम आपको देनी ही पड़ेगी। फैक्ट्री ओवरहेड दिए 9,60,000 पर एनम के, वेरिएबल ओवरहेड दिए 8 रुपीज पर यूनिट। मेन बात, सेमी वेरिएबल ओवरहेड के लिए लिखा है कि साहब 50% कैपेसिटी तक तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड 5,60,000 ही रहेंगे, लेकिन एडिशनल 1.5 लाख रुपए पर एनम खर्चा आएगा हर 25% या उसके पार्ट के लिए। मतलब 25% बढ़ाओ या 10% बढ़ाओ या 15% बढ़ाओ या 5% बढ़ाओ, आपको 1.5 लाख का खर्चा आएगा हर 25% या उसके टुकड़े को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप कैपेसिटी को 50 से 60 पे ले जाते हो तो 1.5 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, फिर 60 से 70 पे ले जाते हो तो वही रहेंगे, क्योंकि अभी भी कैपेसिटी 20% ही बढ़ी है। लेकिन 80 पे ले जाओगे तो 25 के बाद आपको फिर वापस खर्चा करना पड़ेगा 1.5 लाख का, मतलब 3 लाख के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो 25% या उसके टुकड़े के लिए आपको ओवरहेड 1.5 लाख लगेगा। 90% पे ले जाना है तो 2 बार 1.5 लाख का एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में अब क्या बोला है, पहले 3 महीने के लिए तो जेके लिमिटेड ने 60% कैपेसिटी पे ही काम किया, लेकिन रिमेनिंग टाइम के लिए वो 90% कैपेसिटी पे काम करेंगे। मतलब 3 महीने के लिए 60 रहेगा, बचे हुए 9 महीने के लिए 90% कैपेसिटी पे काम करेंगे। सेलिंग प्राइस भी आपको 44 दी है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस सिर्फ शुरू के 3 महीने की है। सर बचे हुए 9 महीने की सेल प्राइस कहाँ है? वो हमको निकालनी है
ये देखते हुए कि हमें टोटल साल भर में 15,62,500 का प्रॉफिट कमा पाए। हमें साल भर में कितना प्रॉफिट कमाना है? 15,62,500। 3 + 9 महीने दोनों मिला के। सर हमको 3 महीने की प्रोडक्शन अवेलेबल है, 3 महीने की सेल प्राइस अवेलेबल है, 3 महीने की कॉस्ट अवेलेबल है। तो पहले बताओ क्या 3 महीने का पूरा कॉस्ट स्टेटमेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सर बचे हुए 9 महीने की कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन सर सेल प्राइस कैसे निकालेंगे? 1 मिनट। सर टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है? जी हाँ। सर 3 महीने का प्रॉफिट निकाल सकते हैं? जी हाँ। तो बचा हुआ प्रॉफिट कितने महीने का माना जाएगा? 9 महीने का। 9 महीने की कॉस्ट निकाल सकते हैं? जी हाँ सर। अरे 9 महीने की कॉस्ट दी हुई है, 9 महीने का प्रॉफिट हम बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेंगे। तो बताओ 9 महीने की सेल प्राइस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। मतलब पहले 3 महीने की कॉस्ट शीट बनाओ, टोटल प्रॉफिट में से 3 महीने के प्रॉफिट हटा के 9 महीने का प्रॉफिट निकालो, 9 महीने के प्रॉफिट में 9 महीने की कॉस्ट जोड़ो तो 9 महीने की सेल्स आ जाएगी। पर ये सब करने से पहले हमें शुरू के 3 और बाद के 9 महीने का प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्वेश्चन में ऊपर ही ऊपर दिया है कि साहब 5,20,000 हमारा 100% कैपेसिटी है साल भर का। तो अगर हमने 3 महीने का 60% निकालना है तो 5,20,000 को 60% करके इंटू 3/12 करोगे तो आपका सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट शुरू के 3 महीने की आ जाएगी 78,000। बचे हुए 9 महीने में हमारी कैपेसिटी 90% है, तो 5,20,000 का 90% करके उसको 9/12 करोगे तो आपकी प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगी 3,51,000। ये काम तो बहुत ईजी है। मटेरियल कॉस्ट दी हुई 15 रुपये पर यूनिट, 78,000 इंटू 15 किया तो 1170 आ जाएगा। 351 इंटू 15 किया तो 5265 भी आ जाएगा। ये भी ईजी है। लेबर कॉस्ट की बात करें तो 9 रुपये पर यूनिट दी है, 72,000 इंटू 9 करूंगा तो मेरा आंसर 7,22,000 ऐसा कुछ आएगा 3 महीने का। जबकि क्वेश्चन में लिखा था कि आपको पर मंथ मिनिमम 2.5 लाख रुपए देने हैं। मतलब 7,22,000 को डिवाइड करूंगा तो ये 2.5 लाख से कम हो रहा है पर मंथ, जबकि मुझे पर मंथ 2.5 लाख रुपए देने हैं। मतलब मुझे मिनिमम 7.5 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। इधर की बात करूं तो 351 इंटू 9 करूंगा तो वो 3159 आ रहा है। जबकि अगर मैं 2.5 लाख इंटू 9 करूं तो वो 22.5 लाख 2250 आता है। मतलब यहाँ पे यूनिट्स वाला हायर है, फिक्स वाला कम है। जबकि यहाँ पे फिक्स वाला ज़्यादा था, यूनिट्स वाला कम था, तो विच एवर इज हायर पे जाना है। तो इधर हमने लिख लिया 7.5 लाख, जबकि इधर रखा 31,59,000। प्राइम कॉस्ट आ गई। ओवरहेड्स की बात करें तो फिक्स ओवरहेड सिर्फ 3 और 9 महीने में बांट दिए। जो 9,60,000 के ओवरहेड्स थे उनको हमने 3 और 9 महीने में बांट दिया। वेरिएबल ओवरहेड सीधे 8 रुपये पर यूनिट है, उसमें कोई मेन कैलकुलेशन नहीं है। मेन कैलकुलेशन है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में। बड़ा मजेदार, सुनना कैसे निकालेंगे। इधर देखो, शुरू के 3 महीने में आप 60% कैपेसिटी पे काम करोगे। 60% पे कैपेसिटी पे ले जाने के लिए हमको पहले 1.5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो 5,60,000 में 1.5 लाख का खर्चा किया, हम 60% कैपेसिटी पे आ गए। ये साल भर का है, कुछ 3/12 कर लिया तो हमारा 177,500 का शुरू के 3 महीने का सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स आ गया। नेक्स्ट अगर मैं 9 महीने की बात करूं तो 9 महीने के लिए मुझे 5,60,000 में 2 बार 1.5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कैपेसिटी को 90% पे ले जाना है। तो मुझे 5,60,000 में पहले 1.5 लाख 75 के लिए, फिर अगले 15% के लिए 1.5 लाख और खर्चा करना पड़ेगा। मतलब 90% पे ले जाने के लिए मुझे 3 लाख रुपए का एक्सपेंस करना पड़ेगा। पर ये पर एनम में इंटू 9/12 करूंगा तो मेरा रिमेनिंग 9 मंथ का सेमी वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा 6,45,000। बस ये मैंने यहाँ पे रखना है 177,500 और 645, और यहाँ से मेरी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। सर 3 महीने की तो सेल्स भी दी है हमारे पास में और टोटल कॉस्ट भी है, तो क्या 3 महीने का प्रॉफिट आ गया? जी हाँ, 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। सर 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 टोटल प्रॉफिट दिया है साल भर का, इसमें से अगर मैं 3 महीने के प्रॉफिट को हटा दूं तो बताओ बचे हुए 9 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। सर 9 महीने की कॉस्ट और 9 महीने के प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो बताओ 9 महीने की सेल आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। इसको हम डिवाइड बाय 3,51,000 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारी पर नेट सेल प्राइस आ जाएगी 39 रुपीज। है ना बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। अभी तक 2 बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स वाला पॉइंट भी शानदार था और 3 महीने और 9 महीने वाला पॉइंट भी बहुत ही बेहतरीन था। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस और हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ बता दूं। हम जब ओवरहेड रेट्स की बात कर रहे थे तो हमने बहुत सारे कैलकुलेशन पढ़े, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, और हमने ओवरहेड्स को ऐसे बांट के पूरा कैलकुलेशन किया। पर मैं आपको बता दूं, हम जो ये कैलकुलेशन कर रहे थे वो डिपार्टमेंटल वाइज ओवरहेड रेट का कर रहे थे। एक और ओवरहेड रेट होती है जिसको बोलते हैं प्लांट वाइज ओवरहेड रेट, इसको सिंगल ब्लैंकेट रेट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सारे ओवरहेड्स हम डिपार्टमेंट वाइज ना बांट के पूरी फैक्ट्री का एक साथ कंबाइन ओवरहेड रेट निकालते हैं। जैसे अगर डिपार्टमेंटल रेट होता तो तीनों डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स अलग होते, तीनों डिपार्टमेंट के लेबर आर अलग होते, तीनों डिपार्टमेंट की ओवरहेड रेट भी अलग अलग आती। लेकिन अगर अपने को प्लांट वाइड ओवरहेड रेट निकालनी है तो हमको डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड करना ही नहीं है, हमको तीनों के ओवरहेड्स का टोटल करना है और तीनों के लेबर आर का टोटल करके डिवाइड कर देने का है। जैसे मैंने यहाँ पे यही किया, टोटल ओवरहेड्स है 3.5 लाख रुपए के, टोटल लेबर आर है 13,000, तो मेरे पूरे प्लांट का एक सिंगल ब्लैंकेट रेट अगर मुझे निकालना है तो वो आ जाएगा 26.92। अगर मुझे डिपार्टमेंटल रेट निकालना है तो वो आ जाएगा तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग। सर कौन सा, ऑफकोर्स कौन सा बेटर है, आप मुझे बताओ कौन सा बेटर है। ऑफकोर्स डिपार्टमेंट वाइज बेटर है। अगर आप प्लांट वाइड ओवरहेड रेट निकालोगे तो दिक्कत ही हो जाएगी कि सारे प्रोडक्ट को एक जैसा ओवरहेड पर आवर चार्ज हो जाएगा, जबकि हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट के रेट्स अलग अलग होने चाहिए और अलग अलग रेट्स होने के कारण अलग अलग कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। लेकिन जब आप प्लांट वाइड पे जाओगे तो सारे डिपार्टमेंट को एक जैसे ओवरहेड चार्ज हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट को एक जैसे ओवरहेड चार्ज हो जाएंगे, तो सही कॉस्ट एलोकेशन नहीं हो पाएगा। तो प्लांट वाइड ओवरहेड रेट से बेटर डिपार्टमेंटल रेट होता है। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मॉड्यूल में एक बहुत ही बड़ा लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, और वो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता पर हमारी शीट में वो है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, एक फैक्ट्री में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और फैक्ट्री की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो सिंगल ब्लैंकेट रेट को फॉलो करते हैं, और वो सिंगल ब्लैंकेट रेट को टोटल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए वेजेस को परसेंटेज बनाते हैं। उन्होंने बोला बेस किसको बनाते हैं, वेजेस को। तो कितना सिंपल है, सिंगल ब्लैंकेट रेट निकालना है तो हमें पता है कि साहब हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल करना है और दूसरा हमें हमारे वेजेस का टोटल करना है और बस डिवाइड कर देने का। इन्होंने सॉल्यूशन में यही किया है। इन्होंने सबसे पहले टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिए टोटल, और टोटल वेजेस से डिवाइड कर लिया, तो हमारी सिंगल ब्लैंकेट रेट निकल के आ गई 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये सिंगल ब्लैंकेट रेट हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला कि साहब ये जो सिंगल ब्लैंकेट रेट आपने निकाला है ना, इससे इसकी कॉस्ट शीट बना लो, जो कि मैंने आपको अभी सिखा दी, बहुत इजीली आप बना लोगे। 125% ऑफ वेजेस से आप चार्ज करके इसकी कॉस्ट शीट बना लेना, ये काम दूसरा करना है। उन्होंने यही किया। उन्होंने सिंगल ब्लैंकेट रेट निकालने के बाद जॉब नंबर 7083 की कॉस्ट शीट 125% सीधे वेजेस पे जोड़ के बना ली, बहुत ईजी। अब क्वेश्चन बोलता है कि साहब सिंगल ब्लैंकेट रेट तो हो गया, लेकिन सिंगल ब्लैंकेट रेट कोई अच्छी थोड़ी है, तो क्या करें। वो बोलते हैं अब डिपार्टमेंट वाइज रेट निकालो। हमारे पास अब 3 डिपार्टमेंट है, मशीन, असेंबली, पैकिंग। अब बेस भी अपने को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया, मशीन डिपार्टमेंट के ओवरहेड के लिए उन्होंने बेस सिलेक्ट किया मशीन आर, असेंबली डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने बेस सिलेक्ट किया लेबर आर, और पैकिंग के लिए बाय डिफॉल्ट लेबर आर ही करना पड़ेगा क्योंकि मशीन आर पैकिंग में तो वैसे भी दिए ही नहीं है। तो हम सिंगल ब्लैंकेट रेट से डिपार्टमेंट वाइज जाएं तो तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग बेस ले लिए। पहले वाले का बेस लिया मशीन, सेकंड वाले का बेस लिया लेबर, थर्ड वाले का बेस लिया अगेन लेबर, और उससे उन्होंने तीनों की ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर ली। पहले डिपार्टमेंट की ओवरहेड रेट आ गई 4.5 रुपये, दूसरे डिपार्टमेंट की ओवरहेड रेट आ गई 1.40 और तीसरे डिपार्टमेंट की ओवरहेड रेट आ गई 2.50। अब उसके हिसाब से उन्होंने बोला वापस से कॉस्ट शीट बनाओ। तो जो जॉब नंबर 7083 है उसके हिसाब से इन्होंने पहले वाले के मशीन आर, दूसरे में लेबर आर, तीसरे में लेबर आर मल्टीप्लाई करके तीनों के ओवरहेड जोड़ के उन्होंने कॉस्ट शीट के अंदर रख दिए। तो इस तरह से कंपैरिजन को लेके क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस साइज में बहुत बड़ा है, पर क्वेश्चन बहुत इजी है। मुझे सिर्फ डिस्कस करना था कि ऐसे प्लांट वाइड और डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट्स जो है वो निकाल के 2 अलग अलग कॉस्ट शीट बनाने को क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास ओवरहेड्स में एक और टॉपिक बाकी है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड MHR। क्या बोलते हैं इसको, मशीन आर रेट। बहुत बढ़िया टॉपिक है और MHR कुछ अलग नहीं है। MHR में बस हम ये ध्यान रखेंगे कि हम मशीन के ओवरहेड्स निकालेंगे, डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स ना निकाल के हम किसके ओवरहेड्स निकालेंगे, मशीन के। और उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है MHR का, ओवरहेड्स ऑफ मशीन को हम डिवाइड करेंगे इफेक्टिव या प्रोडक्टिव मशीन आर से। और इस पूरे MHR में सबसे मजेदार कैलकुलेशन ही इफेक्टिव या प्रोडक्टिव मशीन आर को कैलकुलेट करने का ही है। हमें इफेक्टिव और प्रोडक्टिव मशीन आर निकालना सीखना आना चाहिए।
और मशीन आर इफेक्टिव और प्रोडक्टिव कैसे निकालते हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। मान लो टोटल वर्किंग आवर 2400 हैं, उसमें से रिपेयर मेंटेनेंस के आर 300 हैं और सेटअप टाइम 10% है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सेटअप टाइम अगर परसेंटेज में दिया जाए तो हमेशा मेंटेनेंस आर हटाने के बाद वाले पे 10% लगाना। ये ध्यान रखना, सेटअप जब निकालेंगे तो मेंटेनेंस रिड्यूस होने के बाद वाले आर पे निकालेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा सेटअप आ जाता है 210। अब अगर मुझे इफेक्टिव मशीन आर निकालना है तो मैं सबसे पहले सारे आर को 3 टुकड़े में बांट देता हूँ। फिर 2400 में से 1890 तो ऐसे आ रहे हैं जो प्योरली रनिंग है, जिसमें मशीन चली ही चली है, कोई और एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब ये तो हमेशा प्रोडक्टिव ही होंगे। रिपेयर मेंटेनेंस हमेशा ये मानना कि क्या है, अनप्रोडक्टिव, क्योंकि जब मशीन का मेंटेनेंस होता है तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सेटअप टाइम को लेके एक दिक्कत है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाए तो मानना सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव है, लेकिन क्वेश्चन अदरवाइज कुछ दे दे, क्वेश्चन बोल दे कि सेटअप को प्रोडक्टिव मानना है, तो फिर जो क्वेश्चन में बोला जाए उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सेटअप प्रोडक्टिव बोला है तो प्रोडक्टिव, सेटअप अनप्रोडक्टिव बोला है तो अनप्रोडक्टिव, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो सेटअप भी अनप्रोडक्टिव, मेंटेनेंस हमेशा अनप्रोडक्टिव। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात ध्यान रखने की है, सर ये तो समझ में आ गया कौन सा प्रोडक्टिव है कौन सा अनप्रोडक्टिव है, क्या अजम्पशन लेना है, लेकिन इसके साथ एक और कैलकुलेशन आता है पावर कॉस्ट का भी, कि साहब इनके ऊपर पावर कॉस्ट के लिए आर कैसे निकालूंगा। तो ध्यान रखना, अगर रनिंग आर में तो हमेशा पावर कॉस्ट लगेगी, क्वेश्चन ही नहीं आता है, मशीन चली है पावर कॉस्ट लगेगी। रिपेयर मेंटेनेंस में और अगर सेटअप में कुछ नहीं गिवन रहता है तो वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, और जब वो अनप्रोडक्टिव होते हैं तो हम मानेंगे उसमें पावर कॉस्ट भी नहीं लगेगी अनलेस कुछ और नहीं दिया जाए। मतलब रिपेयर मेंटेनेंस और सेटअप अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो पावर कॉस्ट मत लेना। अगर उन्होंने सेटअप को प्रोडक्टिव माना है, अगर उन्होंने माना है सेटअप प्रोडक्टिव है, तो हम फिर पावर कॉस्ट में भी इसको इंक्लूड करेंगे। मतलब सिंपल है, अगर सेटअप को अनप्रोडक्टिव माना है तो पावर कॉस्ट नहीं लगेगी, अगर सेटअप को प्रोडक्टिव माना है तो पावर कॉस्ट भी लगेगी। क्या है, समझ में आ रहा है? तो दो अलग अलग कैलकुलेशन है, एक तो इफेक्टिव मशीन आर निकालने का और एक पावर कॉस्ट का। रनिंग आर हमेशा इफेक्टिव होता है, पावर कॉस्ट हमेशा रनिंग आवर्स पे लगती है। रिपेयर मेंटेनेंस आर हमेशा अनप्रोडक्टिव होता है, पावर कॉस्ट कभी भी रिपेयर मेंटेनेंस पे नहीं लगती है। सेटअप आर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो अनप्रोडक्टिव होता है, तो उसमें पावर कॉस्ट भी नहीं लगती है। सेटअप आर क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्टिव तो प्रोडक्टिव होता है, अगर प्रोडक्टिव होता है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो पावर कॉस्ट भी लगेगी। सिंपल है, सेटअप प्रोडक्टिव पावर कॉस्ट लगेगी, सेटअप अनप्रोडक्टिव पावर कॉस्ट नहीं लगेगी, अनलेस क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा हुआ हो तो। सिंपल। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11। बहुत खतरनाक तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज परचेज इंस्टॉल्ड ए न्यू मशीन 1270 की, और उसके पास ऑलरेडी 7 मशीनें थी, मतलब पहले 7 थी और एक नई मशीन और ऐड कर दी, तो टोटल अब 8 मशीनें हो गई। ये जो नई मशीन है इसकी लाइफ 12 साल है और इसका स्क्रैप वैल्यू 70,000 है। पहले बताओ क्या इससे हम डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, 12,70,000 डिवाइड बाय -70,000 करेंगे तो 12 लाख है, 12 लाख को 12 साल से डिवाइड करेंगे तो इस मशीन का 1 साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा 1 लाख का। बहुत बढ़िया। वर्किंग आवर दिए 2592, 324 डेज के हिसाब से और 8 आवर्स पर डे है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स 300 आवर्स फॉर प्लांट मेंटेनेंस एंड 92 आवर्स फॉर सेटअप। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमारे पास टोटल मिला के 324 दिन है 8 घंटे के हिसाब से, 2592 वर्किंग आवर है, जिसमें प्लांट मेंटेनेंस है 300 और 92 है सेटअप। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में हमको दोनों से सॉल्व करना है, एक बार ये मान के कि सेटअप प्रोडक्टिव है और एक बार ये मान के कि सेटअप अनप्रोडक्टिव है। 1 मिनट, अगर मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊं, अगर हम सेटअप को अनप्रोडक्टिव मानते हैं तो आप मुझे बताओ हमारे मशीन आर इफेक्टिव कितने होंगे, और सेटअप को प्रोडक्टिव मानता हूं तो मेरे मशीन आर इफेक्टिव कितने होंगे, आप मुझे बताओ। अगर सेटअप को अनप्रोडक्टिव मानूं तो मैं 2592 में से 300 और 92 दोनों माइनस कर दूंगा, तो प्रैक्टिकली मेरे प्रोडक्टिव आर सिर्फ 2200 आएंगे। और अगर सेटअप को प्रोडक्टिव मानता हूं तो मैं 2592 में से 300 माइनस करूंगा, लेकिन सेटअप माइनस नहीं करूंगा, तो मेरे इफेक्टिव आवर्स 2292 आएंगे। पहले बताओ, इफेक्टिव आवर्स निकल के आ गए, एक में 2200 आएंगे क्योंकि सेटअप अनप्रोडक्टिव है तो वो भी माइनस होगा, एक में सेटअप प्रोडक्टिव है तो वो माइनस नहीं होगा, तो आपके आवर्स आ जाएंगे 2292। बहुत बढ़िया। इसके बाद बोला है एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 25,000 पर मशीन के ही दिया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ काम की बात है। मशीन रिक्वायर ए स्पेशल केमिकल विच इज रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक, और एक वीक में 6 दिन है और 400 हर टाइम लगता है। सर एक वीक का 400 रुपये का खर्चा है, एक हफ्ते में 6 दिन है, तो कितने वीक माने साल में? ऑफकोर्स 52। नो, इस क्वेश्चन की खास बात है एक हफ्ते में 6 दिन का वर्किंग डे है और टोटल 324 दिन का वर्किंग डे है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके 52 नहीं 54 वीक्स आएंगे। 324 डेज का वर्किंग डे है और नीचे बोला है एक वीक में 6 डेज का वर्किंग है, इसका मतलब 52 नहीं 54 वीक्स आएंगे आपके, ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट एक और बोला है 4 ऑपरेटर मिल के 8 मशीनें चलाते हैं और एक ऑपरेटर की वेजेस 420 प्लस 15% का फ्रिंज बेनिफिट है। 400 प्लस 20 प्लस 15 करेंगे तो शायद 630 कुछ 500 कुछ अमाउंट आएगा, 483 कुछ अमाउंट आएगा शायद। उन्होंने बोला है साहब ये एक ऑपरेटर की एक वीक की वेजेस है। सबसे पहले इंटू 54 कर लूंगा तो साल भर की वेजेस आ जाएगी एक ऑपरेटर की। अब एक ऑपरेटर कितनी मशीन संभालता है? सर 4 ऑपरेटर 8 मशीन संभालते हैं, मतलब एक ऑपरेटर 2 मशीन संभालता है, तो हमको इस ऑपरेटर की वेजेस को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो हमें ऑपरेटर की वेजेस भी निकल के आ जाएगी। इसके बाद एक और पावर कॉस्ट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन 16 यूनिट्स पर आवर, 3 रुपये पर यूनिट है, मतलब एक आवर का 48 रुपीज हो गया। नो इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम ड्यूरिंग अनप्रोडक्टिव मेंटेनेंस इन सेटअप, मतलब अगर आप सेटअप को अनप्रोडक्टिव मान रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी मत लेना, लेकिन आप सेटअप को प्रोडक्टिव मान रहे हैं तो उसमें पावर कॉस्ट भी लगेगी। मतलब अगर हम पावर कॉस्ट निकालें तो अगर हम सेटअप को अनप्रोडक्टिव मान रहे हैं तो पावर कॉस्ट 2200 इंटू 48 हो जाएगी और इधर 2292 इंटू 48 हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वर्ड यूज हुआ है अनप्रोडक्टिव। अगर सेटअप प्रोडक्टिव है मतलब उस पर पावर कॉस्ट भी लगेगी, अगर सेटअप अनप्रोडक्टिव है मतलब उस पर पावर कॉस्ट नहीं लगेगी। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। लास्ट बात, ओवरहेड दिए 50,000 लेकिन वो 10% बढ़ गए तो हो जाएंगे 55,000। 55,000 के ओवरहेड्स पूरी ऑपरेशन के उसे डिवाइड बाय 8 मशीन कर देंगे तो एक मशीन का ओवरहेड भी निकल के आ जाएगा। जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको एक बार डिवाइड करना 2200 से और एक बार डिवाइड करना 2292 से, तो आपको 2 कॉलम में पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मैंने कुछ वर्किंग नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं, इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, सारी कॉस्ट आएगी और अगर सेटअप प्रोडक्टिव है तो डिवाइड होगा 2292 से और सेटअप अनप्रोडक्टिव है तो डिवाइड होगा 2200 से। बस क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है। और ध्यान रखना पावर कॉस्ट निकालनी तो एक जगह पावर कॉस्ट होगी 2292 इंटू 48 और इधर होगी 2200 इंटू 48, क्योंकि अनप्रोडक्टिव अगर सेटअप है तो उसमें पावर कॉस्ट भी नहीं लग रही है, अगर सेटअप प्रोडक्टिव है तो उसमें पावर कॉस्ट भी लग रही है। इतना सिंपल करना है, सिंपल है। सारे मशीन के ओवरहेड्स को जोड़ के नीचे मशीन आर से डिवाइड कर लेंगे तो सीधे हमें MHR रेट निकल के आ जाएगी। बताओ है आसान? वेरी इजी। ये अगला क्वेश्चन मैंने शीट में डाल तो दिया है पर मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को खुद करना, मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई भी नया पॉइंट नहीं है। इस क्वेश्चन में सिंपल सारे के सारे ओवरहेड्स का एलोकेशन करना है, उन्हें कुछ बढ़ाना कम घटाना है, वो क्वेश्चन में लिखा है कितना बढ़ाना कितना घटाना है। वो करने के बाद मशीन आर से डिवाइड करने के लिए नीचे एक अच्छा कैलकुलेशन है, मैं सिर्फ ये वाला कैलकुलेशन बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो बहुत ही आसान है। उसका पूरा सॉल्यूशन नीचे कॉपी में दिया हुआ भी है, इस नोट्स में दिया है मैंने। लेकिन ये जो पॉइंट है ये मुझे बताना है साहब मशीन आर कैसे कैलकुलेट होंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि साहब 12 हॉलीडे हैं संडे के अलावा, जिसमें से 2 हॉलीडे सैटरडे को पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट 8 घंटे रोज काम करता है लेकिन सैटरडे को हाफ डे काम करता है, और सारी मशीन 90% कैपेसिटी पे काम करती है लेकिन 2% का ब्रेकडाउन भी हो जाता है। आपको मशीन आर रेट्स निकालनी है, तो तीनों डिपार्टमेंट के ओवरहेड निकाल दिए, तीनों डिपार्टमेंट के मशीन आर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में डेज तो दिए नहीं है, तो मान लेते हैं साहब हमारे पास में 365 डेज है। इनमें से वर्किंग कितने हैं? सबसे पहले मैं संडे तो हटा ही देता हूं 52 और हॉलीडेज हटा देता हूं 12, तो 365 में से अगर मैं 52 और 12 हटा देता हूं तो मेरे पास 301 दिन वर्किंग डे बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 301। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह कि साहब सैटरडे हाफ डे है और 2 सैटरडे ऑलरेडी ऊपर काउंट हो गए, मतलब हमारे पास अब सैटरडे कितने बचे? 50।
लेकिन 50 सैटरडे में पूरा 8 घंटे काम नहीं होता है, 4 ही घंटे काम होता है। मतलब मैं इक्विवेलेंट अप्रोच लगाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 50 सैटरडे में आधा काम हुआ, मतलब बेसिकली 25 सैटरडे ही वर्किंग रहे, 25 नॉन वर्किंग रहे। तो मैं एक काम करता हूं, सैटरडे के नाम का 25 और हटा देता हूं, तो 301 में से 25 और हटा दिए तो मेरे पास 276 डेज बच जाते हैं। इनटू 8 आवर्स करता हूं, अब मुझे कैलकुलेटर उठाना ही पड़ेगा। 276 इंटू 8 कर देते हैं, तो मेरे पास में 2208 आर बच जाते हैं। लेकिन मेरी मशीन की कैपेसिटी 90% है, तो मुझे इसको 10% और हटाना पड़ेगा, इसको 90% पे लाना पड़ेगा, तो मेरे पास 1987.20 आर बच जाते हैं। पर उसमें से भी उन्होंने बोला है 2% मशीन का ब्रेक डाउन हो गया, तो मुझे 2% और हटाना पड़ेगा, तो मेरे पास में नेट 1947.456 आर बच जाते हैं। और यही मेरे इफेक्टिव मशीन आर इस क्वेश्चन में माने जाएंगे। कैलकुलेशन बड़ा शानदार है। पहले डेज में से संडेज और हॉलीडेज हटा दिए, सैटरडे 50 ही हटाएंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी हॉलीडेज में काउंट हो चुके हैं। 50 के आधे कर दूंगा क्योंकि इसमें हाफ डे काम हुआ है। तो 25 सैटरडे हटाने के बाद मेरे पास इफेक्टिव वर्किंग डे 276 बच जाते हैं, इसमें पूरा 8 आवर काम हुआ है। इंटू 8 किया, 2208 आया, 10% कैपेसिटी हटा दिया, 90% पे लाना है, और 2% ब्रेकडाउन हटा दिया, तो मेरे पास 1947.46 आवर हो जाते हैं। यही इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किए होंगे, टोटल मशीन आवर डिवाइड किए होंगे यहाँ पे, मशीन आवर आए होंगे। पर हाँ, आप मशीन आवर्स लिख नहीं रहे, पर हाँ ये रेट निकालोगे तो इस कॉस्ट को जब आप इस मशीन आवर से डिवाइड करोगे तो आप ये रहा कैलकुलेशन, 1947.46 आर या 1948 आर मशीन आवर इफेक्टिवली हमारे पास है। मुझे मेन मशीन आवर का कैलकुलेशन कराना था, वो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर करवा दिया। सर एमएचआर में और क्या है? सर एमएचआर में सिंपल है, मशीन के ओवरहेड को मशीन आवर से डिवाइड करना है। दोनों ऊपर के क्वेश्चन में हमने देख लिया कैसे करना है। पर मैं आपको बता दूं, एमएचआर में एक आखिरी कॉन्सेप्ट और है जिसको हम बोलते हैं 2 टियर रेट का। और 2 टियर रेट का मतलब ये होता है कि साहब जब रनिंग और सेटअप टाइम होता है तो दोनों की रेट्स अलग अलग निकालनी पड़ती, क्योंकि दोनों में खर्चे भी अलग अलग होते हैं। और इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ कि ओला कैब अगर आप बुक करते हो तो जब वो गाड़ी चलती है और आप उस गाड़ी को जब खड़ा रखते हो, वो दोनों के चार्जेस अलग अलग लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में खर्चे भी अलग अलग लग रहे होते हैं। जब गाड़ी चलती है तब ड्राइवर सैलरी, डेप्रिसिएशन, फिक्स कॉस्ट, पेट्रोल सब लगता है, लेकिन जब गाड़ी खड़ी रहती है तो पेट्रोल और टायर दोनों आपके नहीं लगते। इसीलिए गाड़ी खड़ी रहने का रेट और गाड़ी चलने का रेट अलग होता है। जब गाड़ी चलती है तो रेट आपसे हाई चार्ज किया जाता है, जब गाड़ी वेटिंग टाइम का रेट आपसे थोड़ा सा कम चार्ज किया जाता है। तो दोनों के रेट्स अलग अलग होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं 2 टियर रेट का। और इसको लेके एक क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल के अंदर है और वही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये हमारे रिवीजन का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है कि जेमिनी एंटरप्राइजेस 3 जॉब पे काम कर रही है अभी। ठीक है, उन सब में मशीन तो लगती है, लेकिन कुछ कुछ कंप्यूटर का यूज भी होता है। ठीक है, थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा मशीन से काम होता है। कंप्यूटर हमको हायर करना रहता है और कंप्यूटर के चार्जेस 420 पर एनम के हैं, साल भर के कंप्यूटर के चार्जेस दिए 4,20,000। इसके बाद बोला है द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मशीन आर, क्वार्टरली रेंट दिया है, डेप्रिसिएशन साल भर का दिया है, इंडायरेक्ट चार्जेस साल भर का दिया है, और आपको बोला है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन जॉब ने इतने इतने घंटे काम किया है। पहली बात तो ये मंथ है, ये पर एनम है, ये पर क्वार्टर है, पर एनम है, पर एनम है। मतलब सबसे पहले तो हमें सारी कॉस्ट को पर मंथ पे लाना पड़ेगा। तो हम कंप्यूटर को भी पर मंथ पे ले आएंगे, रेंट को भी 1 महीने पे ले आएंगे, डेप्रिसिएशन को भी 1 महीने पे ले आएंगे, इनडायरेक्ट चार्जेस को भी 1 महीने पे ले आएंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ पता है कि साहब टोटल मैंने बिना कंप्यूटर के मशीन चलाई है 1500 और विद कंप्यूटर मशीन चलाई है 2000। मतलब टोटल देखो, मशीन तो हमेशा चलेगी कंप्यूटर के साथ भी और कंप्यूटर के बाद भी। ठीक है, तो कंप्यूटर टोटल चला है 2000, मशीन टोटल चली है 3500। मशीन कितनी चली? 3500। लेकिन कंप्यूटर टोटल कितना चला? 2000। तो यहाँ पे 2 टियर रेट क्यों आ रहा है? क्योंकि जॉब ए बी सी ने कुछ आर ऐसे यूज किए जो विद कंप्यूटर की है और कुछ आर ऐसे यूज किए जो विदाउट कंप्यूटर की है। तो विद कंप्यूटर वाले में कंप्यूटर वाला खर्चा जुड़ेगा, लेकिन विदाउट कंप्यूटर वाले में कंप्यूटर वाला खर्चा नहीं जुड़ेगा। मतलब हमें 2 अलग अलग ओवरहेड रेट निकालनी पड़ेगी। मशीन चलेगी उसका अलग और कंप्यूटर चलेगा उसका अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे, हमने कंप्यूटर को छोड़ के बाकी सारे खर्चों को
सबसे पहले 1 महीने पे निकाल दिया और टोटल मशीन आवर से डिवाइड कर दिया, ये हमारे मशीन के खर्चे आ गए। तो हमारी मशीन की ओवरहेड रेट आ गई 10 रुपये पर आवर, मतलब मशीन चलेगी तो 10 रुपये पर आवर खर्चा होगा। कंप्यूटर जो हमारा था उसको भी हम 1 महीने पे ले आए 35,000, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 2,000 घंटे चला है, तो कंप्यूटर अगर चलेगा तो 17.5 रुपये लेंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ मशीन चलेगी तो 10 रुपये चार्ज करना है, और अगर मशीन प्लस कंप्यूटर चलेगा तो 27.5 रुपये चार्ज करना है। क्या है, अगर सिर्फ कंप्यूटर के साथ यूज होगा तो 27.5 रुपये, 10 रुपये मशीन का, 17.5 रुपये कंप्यूटर का। सिर्फ मशीन चलेगी तो 10 रुपये चार्ज होगा। तो बस हमको यही करना है, जिस आर में जितने कंप्यूटर यूज़ हुआ है उससे, और जिसमें सिर्फ मशीन यूज़ हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, और उससे हम पर आवर कॉस्ट भी निकाल लेंगे। तो ये था 2 टियर रेट का कॉन्सेप्ट, विथ यूज़ और विदाउट यूज़ ऑफ कंप्यूटर वाले कॉन्सेप्ट के साथ। बताओ क्या ये बात आपको पूरी समझ में आ गई है? हमारा लगभग 1.5 घंटे का रिवीजन हुआ, और 1.5 घंटे में नॉन स्टॉप हम लोगों ने ओवरहेड का पूरा चैप्टर कवर कर लिया। एक्चुअली अगर आप ओवरहेड चैप्टर खुद करने जाते हो तो 7 से 8 घंटे लगते हैं रिवाइज करने में। मैंने 1.5 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ बहुत सारा रिवीजन कराया। ऑफकोर्स आपको कुछ और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पर 1.5 घंटे में मैंने कोशिश की है मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट कवर कर लूँ। न केवल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के, MHR के भी कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लिए। MHR का कैलकुलेशन भी आपको समझा दिया। डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय, गुड डे एंड बाय बाय, थैंक यू।